हेलो। अच्छा गाइस, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है सबको क्लियर? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में कोई है कंफ्यूजन? क्वेश्चंस हैं किसी के किसी टॉपिक में? अच्छा, अगर नहीं है तो एडवांस क्लासिफिकेशन की एक नोटबुक अपलोडेड हुई होगी, वो काइंडली डाउनलोड कर लें सारे। और इसमें स्टार्ट में तो वही टास्क होंगे ना, और डिसीजन ट्री भी होगा। सो ये आप लोग साथ साथ जल्दी जल्दी करते जाएं। तो टास्क वन, लोडिंग डाटा। टाइटैनिक लीन को आपने लोड करना है, देन वन हॉट एनकोड करना है, उसके बाद आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बनाने हैं।
गाइस कर लिए टास्क सबने? अच्छा ठीक है। सो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन ट्री क्लासिफायर जो हमने लास्ट क्लास में भी लगाया था, इसके अंदर वही चीज़ है। इसके लर्न डॉट ट्री से इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर डॉट फिट और फिर डॉट प्रिडिक्ट प्रोबा और एक्यूरेसी और ये अब रैंडम स्टेट्स देखो सेम थी, 100 थी, तो यहाँ पे रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट वही हैं। उधर भी 78 प्रिसीजन थी, इधर भी ठीक है। अच्छा सर, हम्म। आरओसी कर्व में हमने उनको प्रोबेबिलिटीज को प्रोवाइड की हैं, उसको उनका डेटा जो दे रहे हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन आरओसी कर्व के अंदर है जी। थर्ड लाइन है हमारी, इसमें हमने सेकंड और थर्ड दोनों में हमने उसको प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड की हैं। हम लोग खाली प्रेडिक्शंस भी नहीं दे रहे, क्योंकि बाय टेस्ट में भी तो जीरोस भी पड़े हैं, वन भी पड़े हैं। हम यहाँ पे खाली वंस वाली प्रेडिक्शंस को दे रहे हैं। अच्छा यार इसमें देखो हर पॉइंट पे वो टीपीआर और एफपीआर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे देते हैं डीटी प्रिडिक्ट, तो उसने ठीक है। अच्छा एयूसी जो है, एरिया अंडर द कर्व, देखोगे अगर आप दूसरा भी देते हो तो वो तो सेम ही आएगा, आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, लेकिन प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो कर्व बनती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इसके अंदर अगर आप ये नीचे देखो ना, फॉल्स पॉजिटिव रेट, सो क्योंकि वैल्यू तो जो ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट ये पॉइंट्स में ही है। इसमें वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैंने ये कभी चीज देखी नहीं है कि ये क्योंकि असल बात तो ये ना कि एफपीआर और टीपीआर तो एब्सोल्यूट वैल्यू से भी निकल सकती है। तो अगर आप इसको प्रोबा देते हो और या फिर प्रेडिक्शन देते हो तो एयूसी तो सेम ही आता है, क्योंकि वो 0.5 पे थ्रेशोल्ड लगा के उसको कैलकुलेट कर लेता है। इसे मजीद में चेक करके बता दूंगा कि इसका कर्व क्यों कॉन्टिन्यूस वैल्यू। अब देखो ना, अगर हमने बिल्कुल रिजिड वैल्यूज दी हैं तो वो कर्व की बजाय आपको एक वो मिला है, डिस्क्रीट लाइंस मिली हैं, तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू देंगे तभी वो उसको कर्व बना रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फीचर इंपॉर्टेंस हमने देख ली डिसीजन ट्री की। तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ 3-4 हुए थे, ये ग्राफ के नहीं प्लॉट हुआ।
ठीक है, सो वही बना है हमारे पास डिसीजन ट्री उसका। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक आज का था हमारा वो रैंडम फॉरेस्ट था। कल हमने इसको डिस्कस किया था। एंसेंबल मॉडल की टाइप होती है रैंडम फॉरेस्ट, एंसेंबल मेथड पे ही बना हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास बैगिंग या बूस्टिंग में से कौन सा है ये? बैगिंग है। ठीक है, सो बैगिंग क्यों है? क्योंकि ये मेजोरिटी वोटिंग पे चल रहा होता है। ठीक है, सो एसके लर्न डॉट एंसेंबल से ये मिलेगा। डिसीजन ट्री जो था वो एसके लर्न डॉट ट्री के अंदर था। सो ये एसके लर्न डॉट एंसेंबल के अंदर है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और अगर इसको रिग्रेशन भी करना है तो वो भी इसके अंदर ही होगा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर के नाम से। ठीक है, तो अब इसको इनिशियलाइज करने से पहले इसको जरा एक बार देख लेते हैं कि इसके हाइपर पैरामीटर्स कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्राइटेरिया बताना, एन एस्टिमेटर्स क्या होता था? नंबर ऑफ ट्रीज जितने हमें इस फॉरेस्ट में चाहिए होंगे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट कितने हैं? 100 ट्रीज हैं। ठीक है, सो अब जो वो कल क्वेश्चन था ना आपका कि अगर वोटिंग टाई हो जाती है, सो 100 ट्रीज में से वोटिंग टाई होना बहुत मुश्किल है। ठीक है तो इस वजह से, अच्छा, सो हम अभी इसको डिफॉल्ट पे चलाएंगे। इसकी मैक्स डेप्थ भी क्या है? नन। सो जितने भी ट्रीज हैं ये 100 के 100, इनकी मैक्स डेप्थ नन है। और सैंपल स्प्लिट 2 है, और सैंपल लीफ 1 हुआ है, और बाकी उसी तरह ही। और मैक्स फीचर्स ऑटो हैं। ठीक है, सो ऑटो मैक्स फीचर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे हम जाके देखते हैं ऑटो में, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एन होना चाहिए। अच्छा, सो इसको हमने डॉट फिट कर दिया और ट्रेनिंग कंप्लीट होगी हमारे पास, और उसके बाद इसकी प्रेडिक्शन आ गई। और सिमिलरली हमने प्रेडिक्ट प्रोबा फॉर वन क्लास निकाल लिया। अब इसकी हमने प्रिसीजन देख ली, एक्यूरेसी देख ली, रिकॉल देख लिया, F1 स्कोर देख लिया, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये टास्क आप लोग ऊपर से ही, कोड तो वही है, सिर्फ इसके अंदर आपने अपना जो, हाँ, डीटी प्रेडिक्ट के बजाय RF प्रेडिक्ट कर देना, या जिस जो भी वेरिएबल के अंदर आपने इनिशियलाइज किया है, अपने मॉडल का नाम यहाँ पे देना है आपने। सो प्रिसीजन हमारे पास वन क्लास की कम हो गई है, रैंडम फॉरेस्ट में 70 हो गई है, रिकॉल भी कम हो गई है 74, F1 स्कोर भी कम आया है 72, एक्यूरेसी भी कम हो गया, एक्यूरेसी भी कम हो गई है 79। सो डिसीजन ट्री के रिजल्ट्स बेटर थे। आपके रिजल्ट्स डिफरेंट आए सबके? डिसीजन 77%। अच्छा, और आपकी? मेरी 77 आई है, और एक्यूरेसी जो है मेरी रैंडम फॉरेस्ट की 80%, 80.2। और रैंडम फॉरेस्ट में वो रिकॉल जो मेरी 65 का आई है। रैंडम स्टेट 100 पे? जी, ये शायद इसलिए भी होगा क्योंकि वो रैंडम हमने टेस्ट उसमें जब वो स्प्लिट किया, वो रैंडम स्टेट मैंने चेंज की हुई है। ट्रेन टेस्ट की जी, क्या है यार? इसके अंदर ये भी होता है ना कि ये मशीन उस पे भी होती है कि मेरे पास ये डेल की मशीन है और बाकियों के पास डिफरेंट है। सो हर कंप्यूटर का अपना भी एक अंदर जो क्लॉक वगैरह होती है और उसकी टेक्निक होती है स्प्लिट करने की। तो ये
वो नहीं होता कि हर किसी मतलब कोई किसी दूसरे को चलाए उसको इधर आइए फिर हम उसको रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट से करेंगे। नहीं, वो आपने अपने ऊपर तो करनी है ना। और कितनी आपका चेंज कितना है? चेंज नहीं है। नहीं, अब इसी को अपने पे दोबारा चलाओगे सो सिमिलर वही रिजल्ट्स आएंगे ना। हम्म। सो वो चीज रैंडम स्टेट करता है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हुए रैंडम स्टेट मैंने 100 रखी है, हमारी आपने 25 25 100 करें जरा। डिसीजन ट्री से ऊपर decision tree 85 आ गया, accuracy recorded yet, decision making recorded मेरी 80, हम्म, decision 79। अब सिमिलर हो गया। CN 70 है ना आपकी 70 decision 70, 70 accuracy 79, 9 recall 73, 74 82 69। हाँ सही है। पर सर देखिए अब हमने वो स्टेट चेंज की हमारे रिजल्ट पे अफेक्ट कर, हम्म, तो ये तो वो अब हम इसको किस तरह वो करेंगे नहीं अब कि इसमें ये नहीं है ना कि अब कि 100 से अच्छे रिजल्ट आए हैं और 25 से बुरे आ रहे थे। नहीं ये 25 बस से ये है अच्छे कि आ उसका रहे हैं, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, चेंज हो गया। शफलिंग का और बाकी सारी चीजें, वो चीजें चेंज हो गई हैं। तो ठीक अब हो सकता है अभी यहाँ पे देखो ना, सपोर्ट 96 और 172 है। और हो सकता है 25 के अंदर ये जो नंबर ऑफ वंस थे वो ज्यादा हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरा डेटा सेट आपका 891 रोज शफल कर रहा है ना। तो इसी इसी के उस पे हम फिर ये क्रॉस वैलिडेशन इससे बचने के लिए करते हैं। अगर हम नहीं किसी नहीं। को कहेंगे कल कि हमने स्प्लिट इतना रखा था हमारी ये हम्म, है कि मुझसे कोई पूछता है कि स्प्लिट मैंने इतना रखा था, हम्म, मेरी ये एक्यूरेसी आ रही थी, हम्म, हैं, फिर मैंने चेंज किया मेरी ये एक्यूरेसी आई, फिर तो ये हम्म। तो नहीं हम बता सकते हैं ना इस तरह। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, ये तो आर्गुमेंट ही नहीं बनता ना कि मैं रैंडम स्टेट चेंज करके हम्म। मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव करा लूँ। ये चीज़ नहीं है। रैंडम स्टेट जो भी आपने रखनी है, एक नंबर चूज कर लो फॉर लाइफ, उसी पे रहो। ठीक है, सो अब ये नोटबुक क्योंकि हमने पहले 25 पे किया हुआ था, ये नोटबुक अगेन क्योंकि डिफरेंट टीएज ने बनाई हुई है, एक आधी मैंने बनाई थी, एक किसी और ने बनाई। सो वो फिर हर बंदे का ने अपना स्टेट रखी। बट एक स्टेट चूज कर लो और वो फॉर लाइफ लेके चले जाओ। तो इसमें कोई वो नहीं, 100 है तो बस 100 रख लो। तो फर्क तो पड़ता होगा रिजल्ट्स में ना, लेकिन यू यू कांट से कि जी कौन सा ऑप्टिमल फिर रैंडम स्टेट आई, ऐसा भी नहीं होता। तो इसको हाइपर पैरामीटर की तरह ट्रीट नहीं करते। ये छोटे Right. छोटे डेटा डेटा सेट्स में तो रैंडम स्टेट बहुत ज्यादा वो करता है, अफेक्ट करता है। जिस तरह मैंने जो है ना वो केगल का टॉय छोटे डेटा सेट था डायबिटीज का, उस पे मैंने रैंडम स्टेट जो है ना वो चेंज करके देखी तो बहुत ज्यादा जो है ना 25-30% जो है ना वो R2 स्कोर में फर्क आ जाता था। हम्म, अब वो उसकी रीजन ये होती है ना कि अब जो आप जितनी आपकी सपोर्ट वन क्लास की बढ़ेगी ना ट्रेनिंग सेट के अंदर या उस ट्रेनिंग के अंदर, उतने अच्छे रिजल्ट्स पे रहेंगे वन क्लास के, उतने इंस्टेंसेस उसको ज्यादा मिलेंगे। तो फिर या तो फिर बंदा ये करे कि अगर हाँ जिस तरह डेटा सेट बहुत छोटा है आपके पास, तो आप फिर मल्टीपल रैंडम स्टेट्स पे जाके देख लो कि वन क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग पे कहाँ पे ज्यादा आ रही है, सो दैट के ट्रेनिंग के टाइम पे उसको वन क्लास के इंस्टेंसेस ज्यादा मिले। ठीक है, लेकिन मतलब इसको अगेन ये डिस्कशन होनी नहीं चाहिए इस तरह की रैंडम स्टेट के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप अपने रिजल्ट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए एक स्टेट है। लेकिन हाँ उसका इफेक्ट पड़ता है, बट वही बात ठीक है अब्दुलरहमान की कि छोटे डेटा सेट पे ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जब मैं मिलियंस ऑफ रोज की बात करूं या इवन बड़े मतलब लैक्स में, तो उसके अंदर फिर इतना चांस नहीं होता कि सपोर्ट और 0 और 1 की क्लास का जो इम्बैलेंस्ड है वो इतना नहीं होता फिर।
ठीक है, सो रैंडम फॉरेस्ट के हमारे रिजल्ट्स थोड़े से डिसीजन ट्री से कम आए हैं। अब अगर हम बात करें कि रैंडम फॉरेस्ट की फीचर इंपॉर्टेंस की, क्योंकि अब हमने क्या कहा था, डिसीजन ट्री में सिर्फ 4 से 5 वेरिएबल्स यूज हुए थे, बट रैंडम फॉरेस्ट में क्योंकि हमने एन एस्टिमेटर्स 100 रखे हुए थे, सो 100 डिफरेंट ट्रीज बने हैं और मैक्स फीचर भी ऑटो पे था। सो बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो कि यूटिलाइज हुए होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही हुए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसको अगर हम प्लॉट करके देखें तो हाँ जी, सो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे मेरी जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे यूज हुए हैं। और अगर आप देखो तो टाइटल मिस्टर अगेन टॉप पे है, और सेकंड पे क्या है, मेल। मेल, थर्ड पे फीमेल। सो बात वही है कि जेंडर डिसाइसिव फैक्टर था, ठीक है, ये हमें ईडीए में भी पता चला था। और अब यहाँ पे देखो कि लेट से कि टाइटल मिस्टर टॉप पे आ रहा है, सो 100 में से कोई 20-30 ट्रीज के जो रूट नोड होगा वो टाइटल मिस्टर पे क्या होगा, और क्योंकि टाइटल मिस्टर उधर चला गया है, सो बाकी फीचर्स रैंडमली पिक होते हैं। सो जेंडर एक 20-30 पे जेंडर मेल आ गया होगा, 20-30 पे जेंडर फीमेल आ गया होगा, ठीक है। सो और ये तीनों चीजें जेंडर से ही कनेक्टेड है, टाइटल मिस्टर भी जेंडर से कनेक्टेड है। और अगर आप इसमें देखो सो आगे टाइटल मिसेस भी आ रहा है, सो वो भी यही बता रहा है कि एक जगह पे फीमेल चलेगी और बाकी जगहों पे वो चलेंगे। तो फिर पी क्लास 1-3 आ रहा है आपके पास, सिबलिंग स्पाउस भी आ रही है, और फिर कैटेगरी, ठीक है। सो बेसिकली अब आपको देख के पता चल गया है कि यार मैंने 100 मल्टीपल ट्रीज से पूछा और उन 100 के 100 ने जेंडर पे फोकस ज्यादा किया हुआ, ठीक है। तो फीचर, अब इससे वही बात है कि जो हम ईडीए के अंदर ब्लेड से बहुत ज़्यादा फीचर्स है मेरे पास, और उसके ऊपर मैं अगर रैंडम फॉरेस्ट चला देता हूँ और एन एस्टिमेटर्स 100 रख के, तो मुझे एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास जो 50-60 कॉलम्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर देन मैं उन्हीं फीचर्स पे को ईडीए करके उनका ट्रेंड और वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लूँ, बजाय इसके कि मैं खुद से पिक करूं। मेरे पास 50 फीचर्स हैं और मुझे नहीं पता मैं कौन कौन से पे ईडीए करूं। सो और ये जनरली होता भी, इवन मैंने भी अभी जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन दी थी उसके अंदर यही था कि क्लासिफिकेशन करने के बाद, मतलब मेरे मॉडल्स ने जो इम्पोर्टेंट फीचर दिए थे, देन उसके मैंने स्पाइडर चार्ट्स बनाए और उसके अपने दोनों क्लासेस का बिहेवियर देख लिया कि वन क्लास के अंदर स्नैपचैट की यूजेज क्या है, जीरो क्लास में स्नैपचैट की यूजेज क्या है, सो दैट के मुझे पता था कि ये अगर मेरा मॉडल कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है, सो वाकई में उसके अंदर दोनों के ट्रेंड में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फिर वो मैंने 3-4 ग्राफ्स बना के, फिर क्योंकि जब हम आगे बिजनेस को दिखा भी रहे होते हैं, सो आई डोंट वांट, जब बिजनेस को नहीं चाहिए कि बस मुझे कोई 25-30 ग्राफ्स दिखाता रहे बंदा, तो उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिसाइज चीजें चाहिए थोड़ी थोड़ी। सो अगर मैंने 4-5 ग्राफ्स दिखाने हैं, तो आई वांट के वो 4-5 फीचर्स ऐसे हों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो वो फिर बंदा फीचर इम्पोर्टेंट से देख लेता है कि अच्छा कौन से फीचर्स इम्पोर्टेंट है जिनको मैं विजुलाइज करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, सो ये तो था ये रैंडम फॉरेस्ट। जी जी। जो मेरे पास जो ग्राफ बना रहा है वो बाकी तो सारा ट्रेंड यही है, लेकिन स्टार्ट में सबसे पहले पैसेंजर आईडी आ गया है, ये क्या रीजन है इसका? आपने पैसेंजर आईडी ड्रॉप नहीं किया ना, पैसेंजर आईडी जो जो यूनिक वैल्यूज होती है ना वो हमेशा हम लोग ड्रॉप कर देते हैं ट्रेन टेस्ट के टाइम पे। सो ऊपर आप जाएंगे डिसीजन ट्री पे, तो वहां पे हमने उस डिसीजन ट्री से पहले जहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, सो उधर पैसेंजर आईडी और सरवाइव को आपने एक्स में से ड्रॉप करना है। ठीक ठीक। अच्छा, मैंने सिर्फ सर्वाइव को ड्रॉप किया, ठीक है। सो जो आईडीज होती हैं यूनिक, या कोई भी कॉलम यूनिक जो होता है उसको वो ड्रॉप करना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये, मतलब हो, अगर ऐसा भी कोई फीचर है आपके डाटा सेट के अंदर जिसके अंदर 90% ऑफ द जो डाटा है उसमें एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अक्सर होता है ना, कुछ फ्लैग्स होते हैं आपके पास, तो अगर मुझे कोई ऐसा फ्लैग मेरे पास डाटा सेट के अंदर है जिसके अंदर
लेट्स से कि ऐसा फ्लैग है कि ये बंदा फुटबॉल खेलता ही नहीं या नहीं खेलता, और मेरे पास डाटा सेट बताते खुद सारा फुटबॉल प्लेयर्स का ही है। सो उस फ्लैग की मुझे फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फ्लैग के अंदर हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 ही आ रहा होगा, कुछ 5 6 वैल्यूज होंगी। सो कहने का मकसद है अगर 90% ऑफ दी डाटा अगर आपका एक फीचर के अंदर कंसिस्टेंट है, मतलब कि यूनिक नहीं है, एक ही टू मेनी फ्रीक्वेंट वैल्यूज हैं, सो उसको भी आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सो और ये कुछ जो आपको ऑटो एमएल की मिलते हैं, जिस तरह अगर आप एंटरप्राइज पे कहीं जाओगे, सो जो जिस तरह सैस है, सो या फिर डेटा ईक्यू पे हम लोग काम करते हैं, सो उनके अंदर ऑटो एमएल का भी पार्ट होता है। सो वो पाइथन के बगैर ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप मॉडलिंग कर सकते हो। सो वो जितने भी ऑटो एमएल के जो मॉड्यूल्स हैं वो यही करते हैं कि फिर वो टू मेनी फ्रीक्वेंट वैल्यूज डिस्कार्ड कर देते हैं उन फीचर्स को। 9 आता है मतलब? हाँ, नाइम भी ऑटो एमएल ही है एक तरह का। ठीक है। सो नाइम का भी जो आपका होगा रैंडम फॉरेस्ट इस तरह का, और अगर उन्होंने वो अच्छा बनाया हुआ है तो नाइम पे वैसे मैंने बहुत बेसिक से ही काम किया, इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन अगर वो उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है इंटेलिजेंट, तो फिर वो उस तरह के फीचर्स जहाँ पे 90% ऑफ द डाटा सिमिलर आ रहा होता है उनको फिर फीचर्स को ड्रॉप कर देता है। ठीक है। सो अच्छा अभी हमने जो डिस्कशन थी कि यार रैंडम फॉरेस्ट के रिजल्ट्स बड़े अजीब से आए हैं, मतलब खराब से आए हैं, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि डिसीजन ट्री से ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन नहीं चला। सो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने रैंडम फॉरेस्ट को ट्यून कर सकते हैं। और ट्यूनिंग के लिए फिर आपके पास 3 तरीके हैं, एक मैनुअल है, फिर एक ग्रिड सर्च सीवी है, और एक रैंडम सर्च सीवी। ठीक है। सो ग्रिड सर्च सीवी को हम लोग मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद अपनी एक ग्रिड बनाते हैं। सो ग्रिड के अंदर अच्छा अभी इस टाइम पे हम लोग 3 हाइपर पैरामीटर्स के साथ ट्यूनिंग करेंगे, जो कि एक एन एस्टिमेटर्स है, मैक्स डेप्थ है, और मिनिमम सैंपल लीफ है। ठीक है। अच्छा अब मैंने एक ग्रिड बतानी है। सो यहाँ पे ये जो पहली एक 3 4 लाइन है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया पैरामीटर ग्रेड 1 का, और उसके अंदर मैंने ग्रेड बनाई। एंड अब ये क्या है, ये मैं डिक्शनरी बनाई है एक ना। ठीक है। सो की के अंदर मेरे पास उसका नाम है पैरामीटर का, और आगे वैल्यू में अंदर उसकी वैल्यूज हैं। सो एन एस्टिमेटर मैंने एक लिस्ट पास की है 9 18 27 36 45 54 63। ठीक है। सो कुछ भी हो सकते हैं, आप इस ग्रेड को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने 5 के गैप से उठा लिए 1 to 30, और मिनिमम सैंपल लीव भी 1 to 10 2 के जंप साइज के साथ। ठीक है। ये मैंने एक बेसिक सी रैंडम हमने भी रैंडम हाँ ये मैंने रैंडम ग्रिड बना दिया। ठीक है। अब लेकिन ग्रिड सर्च क्या करती होती है, ग्रिड सर्च पहले ये एन एस्टिमेटर 9 को पिक करेगा, इसको लॉक कर लेगा, मैक्स डेप्थ 1 को लॉक कर लेगा, और मिनिमम सैंपल लीफ 1 2 4 6 8 10 पे चलेगा। ठीक है। फॉर लूप। हाँ जस्ट लाइक फॉर लूप, ये जिस तरह नेस्टेड फॉर लूप है यहाँ पे ये, और ये मतलब एक के अंदर दूसरा और फिर 3 लेवल का नेस्टेड फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है। और बैक एंड पे इसकी कोडिंग है ही नेस्टेड फॉर लूप के साथ, अगर इसको आप देखना चाहोगे ना तो उसके बाद मैंने रैंडम फॉरेस्ट वही बेसिक के साथ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया उसको, हाइपर पैरामीटर कोई नहीं दिए, जो डिफॉल्ट थे वही उठाए हैं। लेकिन RF CV1 के अंदर मैंने ग्रिड सर्च CV के अंदर मॉडल बताया, RF रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल, और पैरामीटर की ग्रेड दी है। सो ये जो ग्रिड सर्च CV कर बजाते खुद यही करता है कि या एक तो ऑप्शन ये ना कि मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊं और इसके अंदर हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज बार बार चेंज करके दूं, तो ग्रिड सर्च CV यही काम आपको यही करके देता है। और यहाँ पे एक चीज होती है स्कोरिंग, कि आपने जो हम कह रहे थे ना कि ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स पे ऑप्टिमल रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। सो वो रिजल्ट कौन सा होना चाहिए जिसको वो मैप करेगा, क्या आपको प्रिसीजन ज्यादा देखनी है, आपको रिकॉल ज्यादा देखनी है, कि ज्यादा रिकॉल अच्छी कौन से पैरामीटर से आती है, ज्यादा अच्छा F1 स्कोर कौन से पैरामीटर से आता है। सो आइडियली वैसे अभी हमने क्योंकि बेसिक है तो एक्यूरेसी लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस तरह जब भी आपने CV वगैरह चलानी है, सो F1 स्कोर
ज्यादा रोबस्ट है, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर क्योंकि एक्यूरेसी जो होती है ना वो बहुत ओवर रेटेड है, ठीक है, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है। सो ऑब्वियसली अगर मेरे पास 0 क्लास की इंस्टेंसेस ज्यादा है, 1 की कम है, तो और 1 ही मैंने, काम ही मेरा 1 के साथ है, प्रेडिक्शन तो मेरी 1 की असल में बिजनेस के, सो 1 के साथ है ना। सो F1 स्कोर अगर आप रखोगे स्कोरिंग में तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट है एन जॉब्स का। एन जॉब्स क्या होता है कि क्योंकि हमने कहा था कि ग्रिड सर्च सीवी क्या होता है, कॉस्टली होता है, कंप्यूटेशनली कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कितनी दफा चलेगा रैंडम फॉरेस्ट? जितने सर उसमें कितने हैं? सो 3 एन एस्टिमेटर्स मैंने 3 3 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 7 क्यूब टाइम्स चलेगा। बहुत बड़ा। अच्छा आप और उस ये बहुत दफा चलेगा ना। और उसके बाद आप ये देखो कि क्रॉस वैलिडेशन भी 5 टाइम्स है ठीक है। सो इसीलिए ग्रिड सर्च जब भी आप चलाते हो तो वहां पे एक आर्गुमेंट होता है एन जॉब्स का। एन जॉब्स क्या करता है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका लैपटॉप है या जो पीसी है या सर्वर है, उसके कितने कोर्स यूटिलाइज हों इस काम के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम अभी तो डाटा सेट बहुत कम है, मैं इसको चलाता हूँ तो ये फिर भी मतलब इस तरह पहले मॉडल्स चलते थे ब्लिंक ऑफ एन आई में, ये उस तरह नहीं चलता, क्योंकि ये अभी देखो ना 1031 है, ये स्टार्ट मैंने कर दी है। और अगर यही आप सिर्फ मिलियन रोज या इवन 5 लाख रोज पे या लाख रोज पे भी चलाओगे ना तो ये 2 3 घंटे ले लेगा, अगर इतनी कंप्यूटेशनली मैंने करानी है, ठीक है। तो बल्कि ऐसा हुआ भी था, एक आधा प्रोजेक्ट हमारा था, तो मैं रात को चला के सोया, सुबह देखा तो उन दिनों में लाइट भी जाती होती थी तो वो लाइट गई भी थी और लैपटॉप एरर तो नहीं आ रही? नहीं, वो लैपटॉप भी मतलब वो नहीं हुआ था, ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो एन जॉब्स अगर आप -1 रखते हो दैट मीन्स ऑल कोर्स, ठीक है। सो क्योंकि हम जब सर्वर पे मेरे यूफोन में या था तो वहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर था और उसके कोई 18 या 24 कोर्स थे। तो अब हम लोग 3 लोग थे, तो हमने डिवाइड किए हुए थे कोर्स अब कि यार अच्छा मतलब कि अगर मैंने ट्रेनिंग कोई करनी है तो वो बाकियों के साथ वो ना हो। तो हमने फिर कोर्स डिफाइन करके, तो ये एन जॉब इस वजह से है यहाँ पे आर्गुमेंट। तो अभी मैंने 4 पे चलाया और मेरे ख्याल से ये हमारे लैपटॉप 4 कोर्स ही होते हैं, मतलब होते तो 2 कोर्स हैं और 2 उनके अंदर वो होते हैं। अच्छा, सो मेरा तो कंप्लीट हो गया। अब ये आ रही है ना लैप पंखों की आवाजें चलने की, किसका चल रहा है हाँ ठीक है। सो अच्छा, इसके अंदर एक और भी आर्गुमेंट होता है वर्बॉस का, ग्रिड सर्च में होता है कि नहीं, मोस्टली इस तरह के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना उनमें होता है वर्बॉस का, ठीक है। सो ये वर्बॉस इज इक्वल टू 0, और अगर आप वर्बॉस इज इक्वल टू 1 करो या 2 करके चलाओगे, सो वर्बॉस क्या करता है आपको विजुअली दिखा भी रहा होता है कि कितनी आइट्रेशन होगी। अब चलो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि वो बंदे में एक होता है ना क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं, हैंग तो नहीं हुआ हुआ कहीं। सो अगर मैं इसको वर्बॉस इज इक्वल टू 1 करके चलाऊं, तो आप यहाँ पे देखो तो मुझे साथ साथ बता रहे हैं फिटिंग 5 फोल्ड्स फॉर ईच ऑफ 294 कैंडिडेट्स टोटलिंग 1470 फिट्स। तो 1470 दफा इसने ट्रेनिंग करनी है, और ये मुझे साथ साथ बता भी रहा ये है अपडेट होता है, आसानी से अपडेट होता है। हाँ कि किस पे कितना टाइम लगा है। टाइम लेफ्ट 3.6 सेकेंड, 19.2 सेकेंड उस पे लगा है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्टली कैसे अब आप इसकी अगर वर्बल्स की वैल्यू चेंज करते हैं 1 से, मतलब लेट्स से 5 करते हैं, उससे क्या होगा फिर? उससे क्या होगा कि वो आपको अभी जिस तरह हर उसके बाद दिखा रहा है ना, उसके अंदर वो फिर जिस अगर मैं 1 की बजाय 2 करूँ या 5 करूंगा तो जो मुझे यहाँ पे प्रिंट्स नजर आ रही हैं वो 5 पे कम हो जाएंगी। अच्छा, और एक आपने वो क्या बताया था, अगर n जॉब इज इक्वल टू -1 करेंगे फिर क्या होगा?
तो वो ऑल कोर्स होता है इसके अंदर। वो क्रॉस वैलिडेशन से work करती है। मतलब वो हर पीसी के लिहाज से ऑटो कर लेगा कि उस पीसी में जितनी भी अवेलेबल है सब यूटिलाइज हाँ कर हाँ हाँ। तो उसके अंदर भी वही होगा कि आप बस फिर रख के छोड़ दो और कोई काम नहीं कर सकोगे। सेपरेट ही करना है। ओके। यहाँ पर देखिए बिल्ड रिसर्च क्योंकि मैंने एक दफा वैसे ही किया भी था, njobs -1 करके चलाया था अपने पीसी पे, तो उसके बाद वो मैं स्टार्ट का बटन दबाता था तो वो भी नहीं प्रेस होता था। ये सारे के सारा रिसोर्स उसने फिर उसी चीज को डेडिकेट कर दिया था। तो अच्छा, अब मेरी ट्रेनिंग हो गई है और इसने मुझे जो ऑप्टिमल दिया है वो इसने दिया है मैक्स डेप्थ 20, मिनिमम सैंपल लीफ 2, एन एस्टिमेटर्स 54, और इन ऑप्टिमल पैरामीटर्स के साथ एक्यूरेसी मेरी कितनी आई है 82, और डिफॉल्ट के साथ एक्यूरेसी कितनी थी 79। ठीक है, सो मेरे पास 3% की एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस ग्रिड को मजीद वो भी कर सकता हूँ कि अभी तो मैंने रेंजेस जो दी थी एन एस्टिमेटर्स, जो यहाँ पे 54 आया, सो मेरी जो रेंज थी वो 63, 45 और बहुत सी वेग सी थी। ठीक है, सो अब मैं अपनी एक और ग्रिड बनाता हूँ और वो मैक्स टैप 20 के आसपास रखूंगा वैल्यूज को, मिनिमम सैंपल लीफ को भी आसपास रखूंगा, एन एस्टिमेटर्स को भी आसपास। सो एन एस्टिमेटर्स 54 आया, तो अब मैं अपनी एन एस्टिमेटर्स की वैल्यू यहाँ पे, आप लोगों की सिमिलर वैल्यूज आई हैं, जी जी आपकी चेंज आई हैं? मेरी मैक्स तक 5 आई है, मेरी सैंपल लीफ 1 और एन एस्टिमेटेड 18, एक्यूरेसी 82। एक्यूरेसी आपने कुछ चीजें चेंज की थी? नहीं, अच्छा, तो अब मेरी 20 मैक्स डेफ 54 है ना, सो मैं करता हूँ कि मैं इसको 50 से स्टार्ट करता हूँ। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 50, चलो 58। ठीक है, मैक्स डेप्थ मेरी 20 है। अगर आप लोगों की गाइस ये पैरामीटर्स चेंज भी आए हैं तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप उसके हिसाब से अपनी ग्रेड चेंज कर सकते हैं। तो 20 के लिहाज से मैं करता हूँ 12 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन 15 से 17 से करते हैं, बहुत बड़ी ग्रेड बन गई। 17 और फिर 18, 19। ठीक है, और मिनिमम सैंपल लीफ जो है मेरे पास 2 है, सो 1, 2, 3, 4 पे चला देते हैं। तो सीबीएस अगर ना पास करें तो वो मैं भी एक्यूरेसी के ऊपर आ जाए। क्या ना पास करें? सीवी सीवी नहीं, सीवी तो क्रॉस वैलिडेशन ही है, हाँ वो लाजमी चाहिए होता है इसको इस एल्गोरिथम में। ये इसका है ही ग्रिड सर्च सीवी ना। सो अगर आप यहाँ पे सीवी नहीं पास करते, सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी होती है वो देख लेना। डिफॉल्ट वैल्यू देखो क्या आ रही है सीवी की, नन नन, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है नीचे, दो तो होना चाहिए, 2 टाइम्स। क्रॉस वैलिडेशन जनरेटर और लाइट लेवल। क्रॉस वैलिडेशन पे ही है। तो अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स, पैरामीटर्स पहले कितना था 82.18।
अच्छा, सो मेरी हो गई है ट्रेनिंग कंप्लीट। और अगर मैं इसमें देखूं तो ऑप्टिमल पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हुए हैं। पहले एन एस्टिमेटर 54 था, सो अब मुझे क्या मिला है 53। मिनिमम सैंपल लीफ अभी भी 2 ही है। और मैक्स स्टेप पहले 20 थी, अब 17 है। और अगर मैं रिजल्ट्स को कंपेयर करूं तो कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, सो 82.18। बट अगेन इसके अंदर ना, जो क्योंकि हमने एक्यूरेसी लिया हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स, सो F1 स्कोर लेके ट्राई कर कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि वो आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर दे रहा होता है। गर्मियों में अगर पंखे की जरूरत पड़े तो जितनी स्पीड से लैपटॉप के पंखे घूम रहे हैं ना। सो अब मेरे पास ऑप्टिमल रिजल्ट्स आ गए हैं 17 to मैच 53। 15 से स्टार्ट की थी, तो उसमें 16 का मुझे दिया, ठीक है, एक्यूरेसी हुई। हाँ, एक्यूरेसी हुई। तो वो वही बात है कि एक्यूरेसी क्योंकि एक थोड़ा एक बहुत जनरल सी चीज हो जाती है, तो F1 स्कोर ज्यादा अच्छी पिक्चर देता है आपको। क्योंकि F1 क्योंकि है क्या ना, 1 पे चल रहा होता है ना, 1 क्लास के ऊपर चल रहा होता है कि रिकॉल भी 1 की देखेगा, प्रिसीजन भी 1 क्लास की देखेगा। तो एक्यूरेसी तो एज अ होल पूरे को देख रहा होता है, ट्रू आपकी ट्रू प्रिडिक्शंस देख रहा होता है। बट हमारा कंसर्न तो 1 क्लास के साथ है ना। अच्छा, सो आपके ना फिर जो RFCB2 मेरा उसका मॉडल का नाम था, उसके अंदर डॉट बेस्ट एस्टिमेटर अगर आप करोगे तो वहां से आपको बेस्ट एस्टिमेटर्स निकल के आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने अपने बेस्ट एस्टिमेटर्स के लिहाज से प्रिडिक्शन देख लिया एक्स टेस्ट पे और प्रिडिक्ट प्रोबा कर लिया। और अब उसकी मैं प्रिसीजन रिकॉल देखूं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो अब अगर मैं ट्यून्ड रैंडम फॉरेस्ट का देखूं तो एक्यूरेसी 84 है, F1 स्कोर 78 है, 79 प्रिसीजन, 76 रिकॉल और 78 F1 स्कोर। और जो मेरा बेस एल्गोरिथम था उसका F1 स्कोर 72 था। सो अगर मैं देखूं ना एक्यूरेसी, सो एक्यूरेसी 79 से 84 पे जंप गई है, लेकिन अगर आप F1 स्कोर देखो तो वो 72 से 78 पे जंप कर गया। ठीक है। तो 6% का डिफरेंस आया है, जो कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है। और अभी हमने कोई खास मेहनत भी नहीं की। ठीक है, और हमारी 6% परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर गई है। और अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें तो वो उतना ही है, 88। सो गाइस, ग्रिड सर्च सीवी चल गया दूसरी इटरेशन में। ये भी आपका चल रहा है पंखा, मेरा चल और यही चल रहा है अभी तक इसका। स्कोर में के 76 आया था। दोबारा फिर इसमें सिर्फ F1 लिखना पड़ेगा। अभी दोबारा चेक कर। अच्छा, ठीक है गाइस, तो फिर ये ग्रिड सर्च हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चीज थी जो हम कह रहे थे कि यार ग्रिड सर्च में क्योंकि हमारी जो ग्रिड होती है वो हमें लिमिटेशन आ जाती है, हमें एक लिमिटेड उसमें जाना पड़ता है और कॉस्टली ज़्यादा वो इफेक्टिव हो जाती है। तो हमारे लिए कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो रेंडमली चले और रेंडमली बेस्ट ऑप्टिमल फीचर्स निकाल के दे। सो एसक्यू लर्न और मॉडल सिलेक्शन में जहाँ से ग्रिड सर्च सीवी किया था वहीं पे हमारे पास है रैंडमाइज्ड सर्च सीवी। उसको इंपोर्ट कर लिया और रैंडम स्टेट 100 के साथ क्लासिफायर अपना इनिशियलाइज कर लिया। और अब अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे हम पहले एक ग्रिड दे रहे थे,
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने n एस्टिमेटर्स वही सी रेंज दिया है कि int x फॉर x इन np.linespace। np.linespace आपके बेसिकली क्या करता है कि आप उसको स्टार्ट और स्टॉप देते हो और अपनी जंप साइज बताते हो, सो वो वही आपकी जो रेंज है उसको पॉपुलेट कर देता है। ये जरूरी नहीं आप np.linespace, आप यहाँ पे रेंज का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर x इन आगे रेंज और रेंज कोई भी दे दो, ठीक है। और रेंज के फंक्शन के अंदर भी मेरे ख्याल से स्टेप साइज होता है, यस सर, ठीक है, पहले स्टार्टअप फिर एंड फिर स्टेप साइज, हाँ। सो वो आप वो फंक्शन भी यूज कर सकते हो और np.linespace भी वही काम करता है। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि 10 से स्टार्ट होगा, 1000 पे स्टॉप करेगा और जंप कितनी होगी दरमियान में, 10 की। सो 10 20 30 40 50। सो आप देखो कि मेरी जो पहले जो ग्रिड था वो मैं ज्यादा से ज्यादा भी 10 से 100 तक जा सकता था, बट अब मैंने क्या कर लिया, मैंने 10 से 1000 पे ले गया हूँ। तो अब दरमियान में 10 का जंप साइज भी ले लो, सो भी 100 वैल्यूज होंगी जो कि मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, 10 से 110 और 11 की जंप दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने मिनिमम सैंपल स्प्लिट 2 5 और 10 रखा। और अब ग्रिड के अंदर मैंने क्या पास किए, यही जो लिस्ट मैंने पॉपुलेट की थी वो लिस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दी। और अपना रैंडम सर्च को मैंने यहाँ पे डॉट फिट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, रैंडमाइज सर्च के अंदर भी ना आपके पास एक आर्गुमेंट है n आइटर्स का, n आइटर्स। तो ये n आइटर्स क्या कहता है कि कितनी आइटरेशंस करनी है, मतलब कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ट्राई करूं, ठीक है, रैंडमली। क्योंकि हमने तो कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बना दिए ना, मतलब ये तो कुछ थाउजेंड्स के अंदर बन जाएंगे कॉम्बिनेशंस अगर मैं हम सारों को मिलाएं, ठीक है। सो randomly 50 उठाएंगे। हाँ, सो ये रैंडमली 50 उठाएगा। सो रैंडमली 50 कोई भी एन एस्टिमेटर्स उठा लेगा, कोई भी मैक्स स्टेप उठा लेगा, कोई भी मिनिमम सैंपल स्प्लिट उठा लेगा। सो 50 डिफरेंट रैंडम कॉम्बिनेशंस ये ट्राई करेगा, ठीक है। और सीवी वही वर्बॉस हम यहाँ पे दिया हुआ है, रैंडम स्टेट भी वही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एन एस्टिमेटर 450 लिया है उसने, स्प्लिट 10 80 और ये 35। सो 450 560 फिर 1000 एस्टिमेटर ले लिया उसने। सर थोड़ा रिपीट भी तो कर रहे थे बीच में, कोई एनएस्टिमेटर्स बीच में रिपीट कर रहे हैं इसको। 787 हाँ ये आर 450 10 80 चला, 450 10 ये देख ये, सीवी चल रहा है ना 5 दफा सीवी पे। हाँ। सो हर कॉम्बिनेशन 5 दफा सीवीपी चल रही है उस पर। यहाँ पे वर्बॉस वैल्यू में 2 दी है। हाँ, इसको 1 करोगे तो सेम है। नहीं, ये जो ये आउटपुट पे कम लाइनें आउटपुट होंगी। सर एन आइटरेशंस का आपने क्या बताया था? एन आइट्रेशन है ना, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा। सो 50 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे चलेगा। सर ये जो हर आइट्रेशन में एन एस्टिमेटर्स डिफरेंट फिगर आ रहे हैं, इसको दोबारा तो बता रहे हैं, ये क्या नंबर ऑफ ट्रीज का बता रहे हैं ना ये? हाँ, सो मतलब एन हर एस्टिमेटर, आइट्रेशन डिफरेंट ट्रीज ऑफ नंबर। हाँ। सो रैंडम फॉरेस्ट बताते हैं खुद क्या होता है कि वो डिफरेंट ट्रीज बनाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि एन एस्टिमेटर्स कितने हैं। सो हम पहले स्टार्ट में करे थे, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो 100 थी। सो एक रैंडम फॉरेस्ट की ट्रेनिंग के अंदर 100 डिफरेंट डिसीजन ट्रीज बन रहे होंगे, ठीक है। और वो फिर उनमें से मेजोरिटी
वोटिंग के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन दे रहा होगा, ठीक है। जो ज्यादा मोस्टली ट्रीज कह रहे होंगे वो उसको वो असाइन कर देगा। उसके बाद हमने कहा कि डिफॉल्ट एन एस्टिमेटर्स 100 हैं, सो हाउ डू आई नो कि मुझे 100 बनाने हैं, 50 बनाने हैं ट्रीज, या 30 बनाने हैं, या सिर्फ 10 बनाने हैं। सो हाउ डू आई नो वाली चीज को आंसर करने के लिए हमने कहा कि हम ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लेते हैं, ऑप्टिमल नंबर ऑफ डेप्थ निकाल लें, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्प्लिट निकाल लें। सो हमने पहले वो ग्रिड के थ्रू किया, और ग्रिड के अंदर हमने जो वैल्यूज डिफाइन की थी वो बहुत फिक्स्ड वैल्यूज थी कि जी 55 पे ट्राई करो, 45 पे ट्राई करो, 35 ट्रीज के साथ ट्राई करो, 25 ट्रीज के साथ। सो हमने अपने आप को लिमिट किया हुआ था। अब रैंडमाइज सर्च सीवी में क्या होता है कि मैंने एन एस्टिमेटर्स की जो रेंज दी है वो कितनी दी है, 10 से लेके 1000 तक, ठीक है। कि अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो मेरे पास जो पहली इसने कॉम्बिनेशन ट्राई किया है वो है एन एस्टिमेटर्स 450, मतलब 450 डिफरेंट ट्रीज बनेंगे और उनकी मैक्स डेप्थ 80 होगी, ठीक है। मतलब 80 नीचे लेवल्स तक वो जा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम सैंपल स्प्लिट है 10 उसका, ठीक है। और उसके ऊपर उसने इन कॉम्बिनेशन के साथ उसने रैंडम फॉरेस्ट बनाया, उसकी एक्यूरेसी निकाली, उस पर क्रॉस वैलिडेशन हुई 5 टाइम्स, और वो आपके पास जो एक्यूरेसी थी फाइनल वो आ गई। देन अब वो रैंडमली कोई और नंबर पकड़ेगा मेरी ही रेंज में से, जो मैंने 10 से लेके 1000 दिया था। सो उसने नेक्स्ट क्या पकड़ा, रैंडम नंबर 560। अब वो 560 ट्रीज बनाएगा, उनकी मिनिमम सैंपल स्प्लिट 5 होगा, मैक्स डेप्थ 30 होगा, ठीक है। और उस पर क्रॉस वैलिडेशन होगी 5 टाइम्स, आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगा उसका। फिर उसने रैंडमली एन एस्टिमेटर 1000 पे ट्राई किया, और बाकी चीजें उसके साथ रख के। सो अब फाइनली एंड पे ये मुझे कोई एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स निकाल के दे देगा जहां पे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। और वो रिजल्ट्स किस बेसिस पे ट्राई करेगा, तो अब यहाँ पे अब एन आइट्रेशन मैंने 50 रखी हुई है, तो ये 50 इंटू 5 होगी ट्रेनिंग। डिक्शनरी वापस नहीं, डिक्शनरी होगा ना, मतलब उसके अंदर आगे स्कोर्स आ रहे होंगे आपके पास। डिक्शनरी मैच वेब के भी वैल्यूज हैं कुछ 10-11, मिनिमम सैंपल स्प्लिट के भी 3 वैल्यूज हैं, एंड एस्टिमेटर्स के भी 8-10 वैल्यूज हैं। जितनी उसने यूज की होंगी, हाँ, और उनके अगेंस्ट स्कोर भी आ रहा होगा। स्कोर में नहीं, बेस्ट एस्टिमेटर्स निकल आए। उसको भी different कर देगा। पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। हाँ, सो अब ये देखो ना, ये बेस्ट एस्टिमेटर्स अगर रन करोगे ना तो ये आपको बताएगा कि इसको देखो, इसको प्रिंट, नेक्स्ट है 30, मिनिमम सैंपल स्प्लिट 10 और एन एस्टिमेटर भी 10। ठीक है। सो मेरा भी चल गया। अब मैं अपना बेस्ट एस्टिमेटर्स यहाँ से देखूंगा क्या है आपको? कि मेरे क्या हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप 30 है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट 10 आया है, n एस्टिमेटर्स 10 है, रैंडम स्टेट 100 है। ठीक है, और अब इसके ऊपर मैं डॉट फिट अपना मॉडल ट्रेन करा लूंगा इन फीचर्स के साथ। ठीक है, और अपने आप में एक्यूरेसी वगैरह देखता हूँ। तो एक्यूरेसी तो गाइस 83.9 और 84 हो गई है। सो रिकॉल जो है वो इसमें मेरी 82% आई है 1 की। F1 स्कोर 79 है, पिछला कितना था 78 था। ठीक है, सो F1 स्कोर इम्प्रूव हुआ है, एक्यूरेसी वही रही है और रिकॉल इम्प्रूव हुआ है। और प्रिसीजन गिरी है, 76 थी पहले, अब 75 आई है। ठीक है, तो वही बात है, अगर हम इसको एक्यूरेसी की बजाय किसी और उस पर चलाते हैं तो रिजल्ट्स डिफरेंट आ जाते हैं सर और इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा भी ये चल रहा है, लेकिन मुझे एक वार्निंग सी आ रही है। वो वार्निंग है आ रही कि है? a column vector y was passed when a 1D array was expected. Please change the shape of y to n samples. For example, using R revel इस तरह समथिंग कर गया। हाँ, सो ये किस जगह पे आ रही है? रैंडमाइज सर्च चलाते हुए? सर ये जो रैंडम फॉरेस्ट rf अंडरस्कोर रैंडम डॉट फिट जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे इधर भी आई है, मैंने ऊपर जो किया है, सॉरी ट्यून रैंडम फॉरेस्ट में भी आई है, और ये आई है हाँ ट्यूनिंग यूजिंग ग्रेड सर्च सीखी। इनमें इधर से नीचे नीचे जो मैंने किया उस सब में है यार वार्निंग आ रही। चल रहा है, मतलब मेरा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वार्निंग आ रही। और वार्निंग क्या है, दोबारा पढ़ के बताओगे? A column vector y was passed when a 1D array was expected. Please change the shape of y to n samples, for example using revel method or self dot best underscore estimator underscore dot fit ब्रैकेट x y और आगे फिट पैरामीटर्स। सो उसमें ये है कि ऊपर जाके ना देखना, जब x और y बनाया था ना, तो उसके अंदर y के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बनाए थे। हाँ हाँ, वो सही नहीं बने मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि आपको जो एक वन डायमेंशनल अरे चाहिए थी। ठीक है, मतलब कि जो आपका y था उसके अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए था, एक ही फीचर होना चाहिए था, एक ही डायमेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे सर्वाइव्ड ही रखा हुआ है, एक ही रखा हुआ है, डीएफ ऑफ सर्वाइव्ड। उसकी शेप क्या है? सर वही जैसे है एक जिस तरह 1D है सर। मैं सब इसकी वो शेप चेक कर नहीं, यहाँ पे हाँ y डॉट शेप करो ना, ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ y डॉट शेप। यस सर। सर वन कॉलम है, वन फीचर ही है, 1D 891 रोज और 1 नहीं आना चाहिए ना, 1 का मतलब ये है कि क्योंकि जो वन डायमेंशनल चीज होती है ना उसकी एक ही होती है, 891 कॉमा आगे कुछ भी नहीं आना। और y की टाइप चेक करो, आपने यहाँ पे ये df के साथ 2 ब्रैकेट्स तो नहीं डाले? ये सर डाली वो मैंने हटा दिया। हाँ, सो वो जब आप 2 डालते हो ना, सो वो उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशनल चीज होती है। ठीक है, और जो सीरीज होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, एरे जो होती है।
तो अगर आपने डाटा फ्रेम 2 ब्रैकेट्स डाल दिए तो वो उसको डाटा फ्रेम में कर रहे हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे 891 रोज और 1 कॉलम आ रहा है, हालांकि वो सिर्फ वैल्यूज होनी चाहिए इस तरह। ठीक है, सही है सर, ठीक है सर। अच्छा सो गाइस यहाँ तक सबका हो गया। ग्रिड सर्च भी चल गया, रैंडम भी चल गया, और हमने बेसिक अपना डिसीजन ट्री भी चला लिया और बेसिक रैंडम फॉरेस्ट भी चला लिया। सो अब ये जो ग्रिड सर्च सीवी है या फिर रैंडमाइज सर्च ये सीवी है, ये आप बाद में, अभी हमने रैंडम फॉरेस्ट को ट्यून किया है ना, आप इसको अपने डिसीजन ट्री को भी ट्यून कर सकते हो उसी के थ्रू, जहाँ पे हमने यहाँ पे मॉडल के अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया था अपना ये RF एस्टिमेटर के अंदर। ठीक है, कि कौन सा मॉडल हो जो जिसके ऊपर ये चले। तो यहाँ पे अगर मैं अपना DT लिख देता हूँ, तो वो जो मेरा डिसीजन ट्री था उसके पैरामीटर्स पे ये चलेगा, और फिर पैरामीटर्स की ऑब्वियसली यहाँ पे n एस्टिमेटर्स नहीं दोगे आप, यहाँ पे जो उसके हाइपर पैरामीटर्स हैं वो आप दोगे। ठीक है, सो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉडल, किसी मॉडल पे भी ये चल जाती है सीवी, रैंडम भी और ग्रिड सर्च भी। ठीक है, सो क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था कि डिसीजन ट्री के रिजल्ट्स बेटर थे और ट्यून्ड रैंडम फॉरेस्ट की भी बेहतर हैं रैंडमाइज सर्च से ना। ठीक है, तो आप अपने डिसीजन ट्री को भी ट्यून करो इसी के थ्रू, और फिर देखो कि हो सकता है उसके और ज्यादा अच्छे आ जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हमारे साथ पास है एडा बूस्ट। ठीक है, एडा बूस्ट क्या होता था? वेट पे जो कि बूस्टिंग यूज करता है, और बूस्टिंग क्या कहती है कि आप पिछले मॉडल से अगला मॉडल बेटर होगा। पिछले जो एरर आते थे Error उसको वो भी नेगेटिव ज्यादा कर देते थे, और अगला उसे अगले उसको कहता था कि मैं इसको ज्यादा कोशिश है कि इसको ज्यादा इम्प्रूव करूं। ये इसमें कि मतलब सिंपल वोटिंग ना कराई जाए, बल्कि स्पेसिफिक वोटिंग होनी चाहिए कि जो हर मॉडल रिस्पेक्टिव ऑफ द डाटा पॉइंट्स ट्रेन हुआ हो, कि अगर मैंने पहला मॉडल चलाया है उसकी जो गलतियां आई हैं, जो उसने गलत प्रेडिक्शन दी हैं, उनको वेट ज्यादा करके नेक्स्ट आइटरेशन पे दूसरे मॉडल को उन वो चीज ज्यादा पिनलाइज करके दो, और फिर जो रह गई है वो तीसरे को, फिर जो रह गया वो चौथे को, फिर पांचवें को। ठीक है, और फिर जब मैं टेस्टिंग में जाऊंगा, ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि एक तो हर डाटा पॉइंट के रिस्पेक्टिवली मेरे सारे मॉडल्स ट्रेन हो गए हैं, और जब मैं टेस्टिंग कराऊंगा सो ऑब्वियसली जो डाटा पॉइंट हमने देखा था ना, एक्स वाई, एक ग्रिड है मेरे पास, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और एक्स और वाई के लिहाज से डाटा पॉइंट ऊपर प्लॉट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू भी ज्यादा है, वाई की वैल्यू भी ज्यादा है। तो उन डेटा पॉइंट्स पे अगर मेरा मॉडल नंबर 3 जो है वो ट्रेन हुआ है, मतलब वो उसका डोमेन एक्सपर्ट बन गया है, अब टेस्टिंग के टाइम पे अगर मेरे पास ऐसी रो आती है जिसका एक्स भी बहुत बड़ा है, वाई भी बहुत बड़ा है, सो अब वो वाला मॉडल जो उसका जगह पे ट्रेन हुआ था ज्यादा बेहतर, मैं उसकी जो होगी आंसर उसको ज्यादा वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो एडाबूस्ट हमने sklearn.assemble से इंपोर्ट किया, उसी तरह इसको चलाया है। यहाँ पे इसके आर्गुमेंट भी अगर देखो, सो बैक एंड पे ये भी ट्री बेस्ड ही है ना। ठीक है, बैक एंड पे इस पे भी डिसीजन ट्री ही चलेगा। सो इसके वो हैं n एस्टिमेटर्स बाय डिफॉल्ट 50 हुआ है। इसका लर्निंग रेट है एक, अच्छा अभी लर्निंग रेट क्या होता है, जिस रिग्रेशन में भी पढ़ा था हमने लर्निंग रेट। मतलब वो एरर को किस तरह से जंप्स कितनी लेगा एरर को मिनिमाइज करने के लिए? हाँ, रिग्रेशन में मैंने बताया था लर्निंग रेट का, कि जब यस सर, वो जब हम ग्रेडियंट डिसेंड कर रहे थे, ग्रेडियंट डिसेंट में जो हम कर रहे थे वो randomize पहले कि देखा जब हमें ये पता चल गया है कि हमने इस डायरेक्शन में मेरा एरर कम हो रहा है, तो मैंने इसी डायरेक्शन में जाना है। तो लर्निंग रेट ये बताता है कि आपका वेट 2 से, अगर मैंने कम की तरफ जाना है तो 2 से 1 करूं या 2 से 0 करूं या 2 से 0.5 करूं, तो वो जंप मैंने कितनी लेनी है वेट्स के अंदर, वो आपका लर्निंग रेट बताता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके अंदर, अच्छा जो बेस्ट एस्टिमेटर का एक है इसके अंदर, द बेस्ट एस्टिमेटर फ्रॉम विच बूस्टेड एनसेम्बल इज बिल्ट।
अच्छा, सो अगर बेस्ट एस्टिमेटर नन है जो कि डिफॉल्ट होता है, सो उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि मैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज करूंगा, ठीक है, और उसकी मैक्स डेप्थ 1 रख के चलाऊंगा, और इसकी हम मैक्स डेप्थ चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक एल्गोरिदम का भी है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं कि सेमी डॉट आर और सेमी में क्या फर्क होता है, और ये सेमी क्या होती है। और एडा बूस्ट का रिग्रेसर भी होता है हमारे पास, ठीक है। और नीचे फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और बाकी वही डॉट फिट ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे मैंने फिट किया अपनी ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन, और तो मेरे पास एडा बूस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। अगेन मैं अपने एडा बूस्ट को भी ट्यून कर सकता हूँ। डिफॉल्ट ये चला है एन एस्टिमेटर्स 50 के ऊपर। बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। प्रिसीजन थोड़ी सी बढ़ गई है। कॉल भी ये भी सही है। प्रिसीजन और रिकॉल बढ़ गई है। सो अपन स्कोर हाँ, सो रिकॉल 83 हो गई है, F1 स्कोर 78 है, सपोर्ट प्रिसीजन कम हुई है, 75 72 मेरी 73 आ रही है। 73 AUC बहुत बड़ा है, 88 पे था, अभी 89.5 हो गया। ठीक है, तो अब अगेन फाइनल जो चीज़ है हमारे पास वो है कंपैरिजन, कि अब मैं क्योंकि हमारे पास 4 5 बल्कि 5 डिफरेंट मैट्रिक्स हो गए हैं, 5 डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी हो गए हैं मेरे पास। सो हम इसको फाइनल एक डाटा फ्रेम में डाल के फिर हम देख सकते हैं कि F1 के लिहाज से कौन सा बेहतर मॉडल है, रिकॉल कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, प्रिसीजन कहाँ पे ज़्यादा आ रही है। सो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे ये किया है कि एक डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर कीज और की वैल्यू के पेयर्स दे दिए हैं। सो पहले जो मैंने दी है वो मैंने अपना जो मेरा हेडर्स हैं वो मैंने डिफाइन किया है, उसके बाद एक्यूरेसी, और आगे यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, एक्यूरेसी अंडरस्कोर DT, मतलब डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी, रैंडम फॉरेस्ट की, रैंडम फॉरेस्ट ट्यून्ड की, रैंडम फॉरेस्ट रैंडमाइज्ड की, और एडा बूस्ट की, ठीक है। और सिमिलरली F1 स्कोर दे दिया, AUC दे दिया, और ये सारी चीजें। और फिर मैंने क्या किया, पीडी डॉट डाटा फ्रेम और आगे डिक्शनरी का नाम अपनी, सॉर्टिंग कर दी है। और उसको फिर मैंने सॉर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रिकॉल, एक्यूरेसी और AUC, मतलब कि रिकॉल पहले चेक करे, और अगर रिकॉल दो चीजों की सेम आ गई तो फिर एक्यूरेसी देखे, अगर एक्यूरेसी भी सेम है तो फिर AUC पे सॉर्ट करे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे ज्यादा मतलब टॉप पे मेरे पास एडा बूस्ट आया है, और क्योंकि मैंने रिकॉल पे सॉर्टिंग की हुई है, सो रिकॉल सबसे ज्यादा मुझे कहाँ मिल रहा है, एडा बूस्ट में 83.3%।
और उसके बाद हमारे पास है ट्यून्ड रैंडम फॉरेस्ट, रैंडमाइज्ड वाला 82, डिसीजन ट्री की 80, और जो मेरा बेसिक रैंडम फॉरेस्ट था वो 84 सबसे बुरा चला। और अगर मैं इसको प्रिसीजन वाइज देखूं तो डिसीजन ट्री प्रिसीजन वाइज सबसे अच्छा है। ठीक है, सो हम इसको F1 स्कोर पे देखते हैं। तो F1 स्कोर डिसीजन ट्री का अच्छा है, बट रिकॉल कहाँ पे ज्यादा है? एडा बूस्ट। ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम टाइप 1 एरर सेंसिटिव थी, टाइप 2 एरर सेंसिटिव थी, टाइटैनिक वाली। नहीं नहीं, कॉपी खोले बगैर होता है ना, खुद सोचें। टाइटैनिक में बुरी क्या है कि अगर एक बंदे ने मतलब जान चली जाए वो ज्यादा बुरा है ना, बजाय इसके कि उसको टाइटैनिक का फेरा नहीं फॉल्स मिला। नेगेटिव, क्योंकि एक ठीक है। वो कह रहा है कि टाइप 2 है, टाइप 2 False negatives क्या फॉल्स हैं? नेगेटिव रिकॉल टाइप 2 होगी। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? रिकॉल होती है हमने सर्वाइव को नॉन नॉन सर्वाइव सर्वाइव करनी है। हाँ, नहीं क्या सर्वाइव को ठीक है, नॉन सर्वाइव करनी मतलब हमने उसको कहा है कि ये बंदा देखो हमारे लिए सर्वाइवल 1 है। है। यस सर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्लास जो है वो सर्वाइवल है, नेगेटिव मींस के वो नहीं मर रहा है। है। ठीक है, तो टाइटैनिक पे अगर एक बंदे को हमने कहा है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव, फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है? एक्चुअल में कर रहा है, पर वो हमने कह दिया कि उसको वो मर गया। हमने कहा वो मर गया, ठीक है, वो नहीं बैठा, हम्म, तो इसका मतलब है उसकी जान बच गई क्योंकि हम गलत थे। गलत। ठीक है, तो और ये हो गया हमारे पास टाइप 2 एरर, और टाइप 2 एरर के लिए हमें रिकॉल देखनी होती है। सो हम इसको रिकॉल पे सॉर्ट करेंगे, तो एडा बूस्ट हमारे पास फाइनल आया है। अब अपना जो आपका यहाँ पे जो भी फाइनल आया है एल्गोरिथम जो कैडा बूस्ट है, उसको हम लोगों ने जो हमारे पास कंपटीशन क्लीन का डाटा सेट था जो कि हमें किसने दिया था? केगल ने। ठीक है, और केगल का वो अपने उसने अनसीन डाटा है बिल्कुल, कि जो हमने अभी तक ट्रेनिंग या टेस्टिंग में रोज देखी भी नहीं है, उनके ऊपर आपने इसको चलाना है। अहमद भाई मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, कंपैरिजन पे टाइम नहीं लेना चाहिए, कंपैरिजन तो मेरा अभी चलेगा नहीं। ये ऊपर वाला भी चल रहा है, इससे ऊपर देखो सिर्फ क्या है। डायरेक्ट रिपोर्ट्स देखनी है, उसको रन नहीं किया। तो पेशेंट रिपोर्ट से डायरेक्ट देखनी है। इसमें कोई चल रहे आ रहे थे ना ऊपर से ठीक है, ये वाला चल गया था क्या है रहता है? वो AUC इसको वो कर दो, स्टॉप कर दो ये जो, सर और दोबारा देखो, पहले देख ले गूगल चलेगा। टाइटैनिक मेरा मेरा एक क्वेश्चन है।
अच्छा, सो क्या कह रहा था? हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। गाइस सॉरी, वो लैपटॉप ऑफ हो गया था यहाँ पे। अच्छा, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा गाइस, सबकी नोटबुक कंप्लीट हो गई है एडवांस क्लासिफिकेशन की? जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। हमने ये जो टाइटैनिक वाली प्रॉब्लम है इसको टाइप 2 एरर क्यों कहा है? अगर हम इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें तो वो टाइप 1 एरर भी तो बन सकता है। हाँ जी, हम भी अभी यहाँ पे उस पे ये डिस्कस कर रहे थे कि टाइप 1 एरर भी है, बन सकता है। बल्कि टाइप 1 एरर ही होगा ज्यादा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे वो ये था कि हम कह रहे थे कि विल द पर्सन सरवाइव और नॉट इफ ही ट्रेवल्स टाइटैनिक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जिसकी जो हमने डेटा साइंस के थ्रू आंसर करने की कोशिश की। सो हमारे लिए यहाँ पे जो वन क्लास है, वन जो लेबल वन है, उसका मतलब ये है कि वो सरवाइव करेगा टाइटैनिक। ठीक है, सो मतलब कि पॉजिटिव क्लास है कि वो सरवाइव करेगा। और हमारे लिए क्रिटिकल क्या है कि एक बंदा जिसको जो सरवाइव नहीं कर रहा और हम उसको क्या करें, टाइटैनिक का टिकट दे दें। ठीक है, दैट मीन्स कि वो सरवाइव नहीं कर रहा का मतलब ये है कि उसका लेबल जो था वो नेगेटिव था और हमने उसको फॉल्स पॉजिटिव कह दिया। ठीक है, जब हमने उसको फॉल्स पॉजिटिव कह दिया दैट मीन्स कि वो सरवाइव कर रहा है। ठीक है, कि हमने उसको 1 असाइन कर दिया, पॉजिटिव क्लास असाइन कर दी और गलत प्रेडिक्शन दे दी। तो वो हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकल है, फॉल्स पॉजिटिव। Yes. ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कि जो हमारी इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम जो हेल्थ सेक्टर की होती थी, तो वहां पे हम क्या करते थे, 1 हम असाइन करते थे उसको कि ये इसको कैंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 0 क्लास हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकल है एक तरह की। Yes, sir. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं 0 को पॉजिटिव क्लास कंसिडर करूं और नॉट सर्वाइव्ड को 1 कंसिडर करूं तो रिकॉल मेरी बनती है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर अब ये क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई क्योंकि हम 0-1 क्लास में मिक्स अप हो गए हैं कि जी यहाँ पे क्योंकि हम 0 क्लास देख रहे हैं। तो अच्छा, इस प्रॉब्लम में भी ना यहाँ पे भी अब जब हमने प्रिसीजन और रिकॉल देखी है वो हमें 1 क्लास की बता रहा है। ठीक है, कि अगर वो रिकॉल कह रहा है कि 80% रिकॉल है, इसका मतलब यह है कि वो पूरे डेटा सेट के लिहाज से 80% लोगों को कैप्चर कर रहा है। किन लोगों को कैप्चर कर रहा है? जो लोग सरवाइव करेंगे। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ हमारा जो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि बंदे को टिकट देना है कि नहीं, वो तो रिकॉल ऑफ 0 देखनी पड़ेगी उसके लिए हमें। ठीक है, सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने किस साइड को देखना है। ठीक, और ये चलो एक अच्छी डिस्कशन है कि आप लोग हम ये इस चीज पे सोच रहे हैं कि ये टाइप 1 होनी चाहिए, टाइप 2 होनी चाहिए। तो थोड़ी सी अभी क्लैरिटी हुई है इस चीज में। जी ठीक है। तो और अगर मुझे 0 क्लास की प्रिसीजन और रिकॉल देखना है तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? कैसे देख सकता हूँ? 0 क्लास की प्रिसीजन। हाँ, क्योंकि हमें तो एसक्यूएल यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 क्लास की दे रहा है ना। तो 0 क्लास की मुझे अगर देखनी है तो वो मैं कैसे देखूंगा? जी, तो false recall false 90 two positive और two positive plus फॉर्मूला चेंज कर लूंगा ना, फिर Yes, मुझे sir. खुद से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर वो हाँ, फिर built-in बिल्ट इन नहीं नहीं देगा, एसक्यूएल नहीं देगा आपको, सो आपको खुद से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। रिकॉल होती है अगर 1 के उस पे देखें तो false नेगेटिव है सर। वो नहीं, सो अभी हमें पहले हम देखते थे false पॉजिटिव पॉजिटिव क्लास ही ना। false नेगेटिव फॉल्स को क्यों देखना है आपने? तो ठीक। ट्रू को देखना है टू हमेशा। को देखें, ठीक। जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा ट्रू प्रेडिक्शन होगी। सो जब मैं कह रहा हूँ कि रिकॉल ऑफ पॉजिटिव क्लास, तो फिर हम ट्रू
ट्रू पॉजिटिव्स ओवर ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स। और अगर मैं कहता हूँ मैंने रिकॉल ऑफ जीरो क्लास देखनी है, सो ऊपर ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जब मैं बना लूंगा तो मुझे फिर रिकॉल ऑफ जीरो निकालने में इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा गाइस, हम अपना क्लासिफिकेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा एक और एल्गोरिदम था, मैंने कल भी बताया था, एक्सजी बूस्ट। ठीक है, एक्सजी बूस्ट का मैं एक आर्टिकल शेयर करूंगा आपके साथ लाजमी, और मुझे मैं कल सर आप स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, स्क्रीन शो नहीं है। हाँ, स्क्रीन शेयर मैंने अभी नहीं की आफाक। तो मैं ये कह रहा था कि एक्सजी बूस्ट का एल्गोरिदम एक है जो कि रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ था, और हम पहले भी मैंने बताया था कि डे बाय डे काफी रिसर्चेज हो रही हैं इन चीजों के ऊपर, और एल्गोरिदम्स जो हैं वो मेच्योर होते जा रहे हैं। तो अभी भी हो सकता है कि कितनी मतलब डिफरेंट टीम्स बैठी होंगी जो कि नया एल्गोरिदम पे वर्क कर रही होंगी। सो एक्सजी बूस्ट जो था वो 2 साल पहले तक ना मार्केट में बहुत ज्यादा वो था, इन इस तरह था कि केगल की कोई भी कंपटीशन में जो टीम केगल की कंपटीशन जीत रही होती थी, उनकी जब आप नोटबुक जाके देखते थे तो पता चलता था कि उसने वो प्रॉब्लम एक्सजी बूस्ट के थ्रू सॉल्व की हुई है। ठीक है, सो एक्सजी बूस्ट का एक डिटेल्ड, मैं टुवर्ड्स डेटा साइंस का एक आर्टिकल है, मेरे पास उसका लिंक सेव था, मैं वो निकाल के आपके साथ शेयर करूंगा, उसको फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। बैक एंड पे वही होता है कि वो बूस्टिंग के ऊपर चल रहा होता है, जिस तरह एडा बूस्ट चल रहा था, और हमने देखा है कि एडा बूस्ट के रिजल्ट्स हमारे पास अच्छे आए हैं बाकी सबसे, अगर हम रिकॉल को देखें। ठीक है, और अभी भी हमने अपने एडा बूस्ट को जो है वो ट्यूनिंग नहीं की हुई थी। ठीक है, तो अगर हम एडा बूस्ट को ट्यून कर लेते हैं और अपने डिसीजन ट्री को भी हमने ट्यून नहीं किया, तो हमारे पास एडा बूस्ट के रिजल्ट्स और भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के लिए टास्क है कि एक तो आपने डिसीजन ट्री को भी आपने ट्यून करना है। एक टास्क सुन लो, टास्क ये है कि आपने डिसीजन ट्री को भी ट्यून करना है, एक्सजी बूस्ट और एक्सजी बूस्ट कह रहा हूँ, ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च के थ्रू, और आपने एडा बूस्ट को भी ट्यून करना है ग्रिड सर्च और रैंडमाइज सर्च से। ठीक है, और फिर हमारा, क्योंकि अभी भी हम केगल पे सबमिट करा सकते हैं, हमें कोई चीज रोक नहीं रही, लेकिन क्योंकि हमारे स्कोर्स अभी भी अगर हम बात करें, क्योंकि वहां पे जो है ना वो एक्यूरेसी मेजर हो रही है केगल पे। ठीक है, सो अगर हम एक्यूरेसी वाइज बात करें तो हमारी अभी भी हाईएस्ट जो एक्यूरेसी आई है वो 84 आई है, 84.3 है ना। ठीक है, सो जो कि हमें ट्यून्ड रैंडम फॉरेस्ट से मिली है। ठीक है, सो एक्यूरेसी हम आप लोग ये ट्राई करना अपने पास कि अगर एडा बूस्ट को मैं ट्यून करूं या डिसीजन ट्री को ट्यून करूं, सो एक्यूरेसी एटलीस्ट 85 अबव जाए हमारी, तो फिर हम इसको केगल पे अपलोडिंग का तो तरीका आप लोगों को आता है ना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन एंड हो गई है, और दूसरे इसमें ये होता है कि आप सिमिलर प्रॉब्लम पे लोगों ने क्या क्या चीजें की हुई हैं वो भी देख सकते हो केगल पे। ठीक है, इसी कंपटीशन में, या फिर आप सर्च करोगे वहाँ पे टाइटैनिक की नोटबुक्स, तो पूरी पूरी नोटबुक लोगों ने अपनी डाली हुई है कि उन्होंने ईडीए कैसे किया, उन्होंने उनको क्या लगा, कौन से फीचर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, उन्होंने फीचर इंजीनियरिंग कैसे की, हमने तो बनाया ना सिबलिंग स्पाउस पेरेंट चाइल्ड से टिकट साइज बना लिया, फैमिली साइज बना लिया, हो सकता है वहां पे लोगों ने कुछ और किया हो, हमने केबन को ड्रॉप कर दिया था, हो सकता है उन्होंने केबन से कोई नई चीज बना ली हो। ठीक है, या हो सकता है एज को उन्होंने डिफरेंटली ट्रीट किया हो, हमने कैटेगोरिकली सारी चीजों को करके। सो उससे होता क्या है कि, और ये जिस तरह किसी भी चीज में ना जो लिटरेचर रिव्यू होता है, तो लिटरेचर रिव्यू क्या कहता है आपको कि कोई भी प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो, पहले ये देख लो कि मार्केट में उस पर किस तरह का काम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, बट हम खैर एंड पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मतलब केगल को ना एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, क्योंकि और टाइटैनिक को क्योंकि डोमेन हमने अभी की है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसने अगर ईडीए किस तरह की है, फिर उसमें ये होगा कि अच्छा इसने अगर जो एनकोडिंग है, अभी तो हमने क्या किया था, हमने पी क्लास को भी
क्योंकि मैंने क्या बताया था कि दो तरह के एनकोडर्स होते हैं, लेबल एनकोडर होता है और वन हॉट होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग हमने उसको वन सारे के सारों को वन हॉट कर दिया है। हालांकि लेबल एनकोडर भी हम कर सकते थे कहीं कुछ को। सर वो बाय डिफॉल्ट लेवल नहीं है। हाँ वो तो पी क्लास बाय डिफॉल्ट लेबल्ड है ना, ठीक है। तो और अगर हम पी क्लास को वन हॉट में नहीं डाल के देते तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो उसके अंदर अगेन ये चीज जो मुझे लगती है कि जो मैंने भी जब मैं टाइटैनिक पे स्टार्ट किया था, तो मुझे ये लगता है कि हमारी देखो डोमेन में पी क्लास 1 ज्यादा हायर है या 3 ज्यादा हायर है? 1 पी क्लास 1 ज्यादा हायर है ना, ठीक है। सो अगर आपने उसको वन हॉट के बगैर देना है तो वो 3 को कर लेगा। तो फिर आप 1 को 3 वैल्यू साइन करोगे, मतलब इसकी हायरार्की चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज जो नंबर 3 है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आपने एज इट इज वैल्यू देनी है तो फिर आपको जो 3 है वो रिप्लेस होगी 1 के साथ, 1 हो जाएगी 3 के साथ और 2 एज इट इज रहेगी, सो दैट वो हायरार्की मेंटेन रहे और वो उसको लर्न करने की कोशिश करे। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें ये ओवर द वीक ट्राई करना है आप लोगों ने। और नेक्स्ट फ्राइडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो क्लस्टरिंग के अंदर भी डिफरेंट फिर चीजें हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी पढ़नी है। क्लस्टरिंग के अंदर 3-4 एल्गोरिदम्स हैं, फिर एसोसिएशन रूल माइनिंग है। सो ये 3 तरह की टेक्निक्स हैं, ये हमने करनी है। नेक्स्ट उससे हम करेंगे। सो अभी जितना भी टाइम आपके पास है इस वीकेंड पे, आपने एक तो ये चीजें देखनी है, दूसरा आपको एक क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट असाइन होगा, ठीक है। एक डेटा सेट है, ठीक है। सो देने के लिए ध्यान नहीं है आप लोगों ने। तो ये जो नोटबुक है ना एडवांस क्लासिफिकेशन की, ये अभी भी मतलब ये इवन ये अहमद है, अहमद को ही पता है और मैं भी अक्सर ये जो नोटबुक है ये ऐसा रिसोर्स है, ये आपको बहुत काम आने वाला। क्योंकि अभी भी ना मतलब मैंने भी जो भी मॉडलिंग वगैरह की है, सो मैंने सिंपल इसी नोटबुक के अंदर माइनर चेंजेस किए हैं, अपना डाटा सेट डाला और बाकी सारी चीजें। सो और वो नोटबुक रीस्टार्ट रन ऑल कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोड लिखा हुआ है इसके अंदर आपके पास, आपको दोबारा से गूगल से या डिफरेंट चीजों से निकालना नहीं पड़ता है, एडोब का कोड या ग्रिड सर्च का। तो ये रिसोर्स जो है ना इसको अपने पास संभाल के रखना है, वैसे तो सबको रखना है, लेकिन एक ये रिसोर्स और एक और है गोइंग डीप इन पांडास की नोटबुक। शेयर्ड है आपके साथ? नहीं है? चलो मैं वो अफसर से क्या है कि शेयर कराऊंगा, गोइंग डीप इन पांडास। सो उसके अंदर कुछ पांडास की जिस तरह आपके मैंने अगर डाटा सेट के ऊपर फॉर लूप लगाना है, सो मैं कैसे लगाऊंगा? रेंज दे देंगे डेटा आइटर रोज के थ्रू, यस ठीक है। आइटर रोज के थ्रू हमने एक जगह पे लगाया भी था, ये ईडीएम में किया था, ठीक है। सो वो गोइंग डीप इन पांडास की ना एक नोटबुक है, वो मैं शेयर करा दूंगा आपके साथ। उसमें पांडास के जितने भी फंक्शंस है ना वो सब एक जगह पड़े हुए हैं, ठीक है, हेडिंग्स के साथ। अगर लूप लगाना है तो पांडास को मैं किस तरह लूप कर सकता हूँ, अगर मैंने क्यूरी करनी है तो किस तरह कर सकता हूँ, अगर मैंने अपने डाटा सेट की पे ग्रुप बाय के बाद मैंने उसकी वो लेवल्स चेंज करने हैं, मल्टी इंडेक्सिंग करनी है, सो वो कैसे होगी। सो ये 2 रिसोर्सेज हैं जो बहुत काम आती हैं। अभी भी मैं कहीं अपने डे टू डे में कहीं काम में फंस जाऊँ, सो गोइंग डीप इन पांडास खोलता हूँ कि अच्छा यार कैसे ये चीज कैसे होती थी, ठीक है। तो मैं खैर गोइंग डीप इन पांडास का ना सोल्यूशन अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट भी हफ्सा आज असाइन कर देगी आप लोगों को, तो उसको भी देखना है। सर इमेज प्रोसेसिंग पे जाएंगे जैसे आप नहीं, इमेज हम प्रोसेसिंग हम आपको करवाएंगे इस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में, ठीक है, लेकिन वो क्लास डिप्लॉयमेंट वही चीज फ्लास्क पे जाएगा ना, डायमेंशनल रिडक्शन वाला ही, ठीक है। सो डायमेंशनल रिडक्शन में इमेज पे काम है, लेकिन वो उस तरह का इमेजेस वाला काम नहीं है जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स पे होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इमेज को कैसे लोड करना है आपने नोटबुक के अंदर, और उसको रीशेप कैसे कर सकते हो, उसके पिक्सेल्स कैसे, हाँ हाँ। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे जो आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि क्लासिफिकेशन ज्यादा वो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ सिनेरियो में जितने ज्यादातर जो चीजें हैं वो जो बज़वर्ड है ना कि जी प्रेडिक्शन करनी है हमने, सो वो प्रेडिक्शन है ही क्लासिफिकेशन, ठीक है।
या फिर रिग्रेशन है, लेकिन रिग्रेशन के यूज केसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत कम हम न्यूमेरिकल डाटा प्रेडिक्ट करा रहे होते हैं। मोस्टली हम यही कह रहे होते हैं कि जी कैट है या डॉग है, सरवाइव करेगा नहीं करेगा, कैंसर है या नहीं है, तो बारिश होगी नहीं होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो क्लासिफिकेशन में आती है। और अगर आप जिस तरह जो इमेजेस की बात कर रहे हो, सो इमेजेस पे भी क्लासिफिकेशन ही हो सकती है, ठीक है। क्लस्टरिंग भी होती है, उसका भी एल्गोरिथम है डीबी स्कैन, लेकिन इमेजेस पे भी मोस्टली यही होता है कि अटेंडेंस सिस्टम बना हुआ है। अगर मुझे याद है एमटीबीसी में मैं था तो वहाँ पे हमारी अटेंडेंस हमारी टीम नहीं बनाया होता सिस्टम, तो हम आते थे और वो कैमरे से इमेज स्कैन होती थी और अटेंडेंस लग जाती थी और टाइम लॉक हो जाता, इतने बन जाए। सो वो भी क्या है, वो भी बैक एंड पे क्या है, क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है, कि ये बंदा अहमद है या नहीं है, ठीक है, ये बंदा ये है या नहीं। सो क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें डेटा सेट भी है, वो उसका हिस्ट्री में पड़ा है, डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, वो इमेजेस ही हैं पर वो उसको ना वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ग्रे स्केल तक, और उस पे वो है क्लासिफिकेशन है। ये इसको कहते हैं, एक सेकंड, इस डेटा सेट का नाम है जो 0 to 9 डिजिट्स हैं, एमनिस्ट एमनिस्ट का डेटा सेट है ये, ठीक है। ये हैंड रिटन नंबर्स हैं और ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था और उन्होंने स्टूडेंट्स पूरी यूनिवर्सिटी से वो ना नंबर्स लिखवाए हैं पेपर्स पे कि हर बंदा अपने स्टाइल में 0 to 9 डिजिट उसने लिखे हैं और वहां से ये डाटा कलेक्ट हुआ है। सो एमनिस्ट का बच्चों ने मेहनत करी। हाँ, डेटा कलेक्शन तो अभी तो हमारे लिए पहले होता था, बड़ा मुश्किल होता था। अब तो आपको केगल पे डेटा सेट्स में जाओगे तो आपको काफी मिल जाएंगे। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स कहाँ कहाँ हुए, कितने हुए हैं, ये तक का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। आपका पाकिस्तान में पिछले इलेक्शंस का भी मेरे ख्याल में कैंपेन का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पाक डाटा रिपोजिटरी भी एक है, तो एक लिंक्डइन पे भी है, एक बंदा है, मैं उसकी प्रोफाइल भी शेयर करूंगा, वो भी डाटा कलेक्शन में ही काम करते हैं। लोड डिजिट्स के नाम से लोड डिजिट्स, अच्छा, ये मैंने SQL का वो होगा, फंक्शन होगा। एडा बूस्ट वाला वो शेयर किया है, उस पे केगल पे अपलोड किया है, तो वो उसका जो है ना स्कोर कम आ रहा है कंपेयर टू जो हमने पहले सबमिट किया था उसकी प्रो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन होगी ना, लॉजिस्टिक 2% कम आ रहा है। लेजेंड लगवाई है हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों को ठीक है, ठीक है। सो अभी भी, हाँ अभी देखो ना इसके अंदर, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का स्कोर देखें ना अपनी नोटबुक पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारा अपना जो स्कोर था वो भी काफी हाई मुझे लगता है इससे था। वो करें एस करें नेक्स्ट के पे इसको डिप्लॉय मैं इधर ओपन कर रहा हूँ बताता हूँ। वेबसाइट पे पड़ा है, इंटरफेस बना है, नहीं चला हुआ ना, एंड पे चला। तो वही ये वही वही हाँ वही पर इसको देखता तो वो जैसे स्केल किया है उधर से डाटा लेना स्केल हमने इंक्रीज किया था ना। है, उससे पहले मैं स्केल करूंगा फिर बाद में वो मॉडल सारी बातें जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग करवाई, टेस्टिंग करवाई, उसी तरह का डाटा देना पड़ेगा ना। जैसे हमारी क्लास अपने नंबर वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, एडा बूस्ट की भी और उसकी भी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। की जगह पे अगर आप करो ना कि वाइड में नंबर कर दो प्लस फ्लैश नंबर कर दो, पीछे स्क्रीन वाइड कर दो, ठीक हो गया। टेस्टिंग भी करी। अच्छा, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जो रिजल्ट थे हमारे, उसमें 81 एक्यूरेसी थी, 73, अलावा भी बहुत अच्छा। हाँ सो एक्यूरेसी 81 थी, बट वही बात है कि अब वो केगल वालों के पास डेटा सेट किस तरह का पड़ा हुआ है। उसमें एक फिगर है 1 में से टेढ़ा उसके अंदर, ठीक है, तो तेरे को अगर ऑनलाइन ना इसमें बट डेटा अभी सेट आप, है भी, छोटा छोटा डेटा सेट है ना, मतलब हाँ छोटा डेटा सेट है और उसके अंदर 0 और 1 की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये भी हमें नहीं पता। तो वही बात होती है कि हमने, आप जिस डेटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग कराते हो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है मॉडल की, और जब आप बिल्कुल डिप्लॉयमेंट में चले जाते हो और लाइव डेटा आ रहा होता है, तो वहां पे क्या परफॉर्मेंस होती है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बट अभी ये है कि हम एडा बूस्ट को आप मजीद ट्यून करेंगे, ट्यून करके, और फिर आप उसको जरा केगल पे करके ट्राई करना कि क्या सिनेरियो बनता है।
ठीक है। ठीक है, ये चीजें आज ही आप लोग ना ट्राई कर लेना, और फिर टाइटैनिक की ना कुछ नोटबुक्स देखना, लाजमी देखना केगल के ऊपर ना, कि लोगों ने किस तरह की प्री प्रोसेसिंग की है। ठीक है, क्योंकि ईडीए बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि हमने बाकी क्या चीजें हैं, आप लोगों ने देखा है कि ट्यूनिंग से कितना ही फर्क पड़ जाता है, मतलब बहुत 5% का, 6% का। ठीक है, लेकिन ईडीए से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके फीचर्स अच्छे बने हुए हैं तो आपकी जो स्कोर है वो 10-15% में इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लर्निंग तो वही है ना, उसने फीचर से ही लर्न करना है। ठीक है, चाहे वो 5 ट्रीज बने हो या 10 ट्री बने हो या 100 ट्री बन जाए, लेकिन फीचर्स तो वही है ना, जो डाटा सेट है वो अगर अच्छा प्रिपेयर्ड होगा तो लर्निंग में आसानी होगी उसको। ठीक है गाइस, तो आज क्लास हम थोड़ी सी अर्ली स्टॉप कर रहे हैं गाइस। उसका रीजन एक तो ये भी है कि थोड़ा सा पेट्रियोटिक रीजन है उसका। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको ताकि टाइम मिल जाए क्लासिफिकेशन का, और बिफोर गोइंग इनटू क्लस्टरिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट भी हफ्ता से मैं कहूँगा आज ही असाइन कर दे, तो आज देख लो उसको, कल देख लो, इस पूरा वीक है आपके पास। इसमें डेडलाइन उसकी हम बेशक नेक्स्ट वीक, मिड वीक कर लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड तक कर लें, मतलब 2 वीक्स हम दे दें। वीकेंड से आगे भी लेके जा सकते हैं हम, क्योंकि आगे तो 3 दिन में हमने क्लस्टरिंग करनी है, और क्लस्टरिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर देखते हैं उसका प्रोजेक्ट आपको देना है कि नहीं देना। ठीक है, पिछला तो सबमिट करा दिया ना सबने, रिग्रेशन का? यस। ठीक है, करवा दी। ठीक हो गया, डन हो गया। सही है गाइस। अच्छा हाँ, एक डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे, किसी ने पूछा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो पहले तो ये ना कि ये मशीन लर्निंग है अभी। ठीक है, ये हम अभी क्लासिकल मशीन लर्निंग के मॉडल्स पढ़ रहे थे, ये जितने भी हमने अभी किए और आगे भी जो करेंगे इनको हम कहते हैं क्लासिकल मशीन लर्निंग। इसके बाद आता है डीप लर्निंग। ठीक है, सो डीप लर्निंग के अंदर आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है, फिर उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के डीप न्यूरल नेटवर्क आते हैं, वो पूरे पूरे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब और उनका मतलब 100-200 पेजेस का रिसर्च पेपर होता है पूरा वो। ठीक है, उसके अंदर पूरे एक अगर मैं कहूँ रेजनेट 50 है, तो एक रेजनेट 50 जो न्यूरल नेटवर्क है वो मेरे ख्याल से कोई उसकी जो लेयर्स हैं वो कोई 50-60 लेयर्स हैं। ठीक है, 50-60 लेयर्स का मतलब कि उतनी उसके अंदर उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, मॉडल के ऊपर। तो न्यूरल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इन दीज मॉडल्स। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जरूरी नहीं होता कि मैं, मेरे पास अगर स्ट्रक्चर डाटा है और मैं उसके ऊपर जिस रैंडम फॉरेस्ट एक जगह चला रहा हूँ, सो एक जगह मैं न्यूरल नेटवर्क चला रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क हमेशा रैंडम फॉरेस्ट को से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, जरूरी नहीं है। अभी भी हम स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर जो क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री है, XGBoost है, AdaBoost है, ये ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। जब मैं बात करता हूँ हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, जब मैं इमेजेस पे चला जाता हूँ, साउंड पे चला जाता हूँ, वीडियोस की बात करता हूँ, ठीक है, सो वहां पे फिर जो ये वाले एल्गोरिथम्स हैं ये फिर उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते, सो उनके लिए फिर न्यूरल नेटवर्क आ जाते हैं। ठीक है, जो कि उनको और चलते वो उसी तरह ही है, ग्रेडियंट डिसेंट की बेसिस पे चल रहे होते हैं, वेट्स पे चल रहे होते हैं, उनकी फीड फॉरवर्ड होता है, फिर बैक प्रॉप होता है, वेट्स अपडेट होते हैं मल्टीपल टाइम्स, फिर डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग होती है, उनके ऊपर लेयर्स लगती हैं, सो बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बट समझना, अगर बंदा करना चाहे, समझना चाहे, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट इन चीजों में पहले ग्रेप होनी चाहिए। उसके बाद फिर डीप लर्निंग के बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स है या टेस्ला है और ये सारी बाकी चीजें हैं। सो इनमें होता क्या है कि जब हम कहते हैं ना सेल्फ ड्राइविंग कार और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसमें ये होता ही है कि लेट से मेरे टेस्ला की गाड़ी है, ठीक है, अब वो चल रही है और वो रोड पे उसको एक खड्डा आया, ठीक है, उसमें उसका टायर गया और
मतलब अब जब उसको ट्रेन करवा रहे होंगे, ठीक है, सो मॉडल की जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, सो मेरे पास 5-6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ खड्डे होंगे जिसमें से मैं उसको गुजारूंगा, सो दैट उसको पता चले कि यार अच्छा ये है, इस तरह का जो टायर को जो सस्पेंशन का बम्प आता है इसको एक खड्डा कहते हैं, ठीक है। सो मैंने 4-5 डिफरेंट टाइप्स के उसको दिखाए, उसने वो सीख लिया कि अच्छा इस पे मैंने किस तरह स्पीड कम करनी है, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए गाड़ी का इटसेल्फ, ठीक है, ब्रेक लगा के क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जब मैं उसको लाइव सिनेरियो में डालता हूँ, सो सेल्फ लर्निंग कार क्या है या सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है, कि वो अपने एक्सपीरियंस से खुद ही लर्न कर रही होती है, ठीक है, कि अगर मैं एक खड्डे में से गाड़ी गुजरी है तो उसका शॉक कितना पड़ा है गाड़ी को, सस्पेंशन में उस खड्डे पे गुजरने से क्या चेंजेस आई हैं, वो खुद ही अपने आप को एसेस कर लेती है कि मैंने इस खड्डे को रीड नहीं किया। रीड नहीं किया का मतलब क्या है कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी, मैंने जो क्लासिफाई किया करना था इसको इनटू वन क्लास कि ये एक खड्डा है और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं, सो मैंने वो नहीं किया ना, तभी मुझे वो शॉक पड़ा है, मैं खड्डे में से गुजर गया हूँ उसी स्पीड में से। मतलब मेरे पास मैंने फॉल्स पॉजिटिव दे दिया, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, कि मैंने तो कहा कि ये नेगेटिव क्लास है, खड्डा नहीं है। सो वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो अपने आप को दोबारा से इस रिजल्ट को अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, अपनी ही लर्निंग को। अभी तो हम क्या करते हैं, डॉट फिट करके ट्रेन करके खत्म कर दिया, अब मॉडल को तो नहीं पता कि फॉल्स पॉजिटिव था इसमें कि नहीं था, हम तो बाद में उसको कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल, देन वी नो कि अच्छा ये मैंने गलत प्रेडिक्ट किया मेरे मॉडल ने। सो सेल्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जो एक्चुअल लेबल्स होते हैं वो साथ साथ उसको भी स्टोर कर रहा होता है और फिर अपनी लर्निंग को ही देख रहा होता है कि अच्छा मैंने अगर ये चीज गलत की है तो मैंने क्यों गलत किया है, उसको फिर वो इम्प्रूव करता रहता है। और वही चीज जो हम बात करें कि एडा बूस्ट में क्या होता था कि हम जो गलत प्रेडिक्शन होती है, सो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट जो एस्टिमेटर होगा वो उसको ज्यादा पिनलाइज करेगा, ठीक है। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी यही चीज होती है, बट वो अपडेट कैसे होता है और वो वेट कैसे साइन हो रहे होते हैं, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो लॉग्स मेंटेन वो कर रहा होता है साथ साथ, कि अपनी ही लर्निंग के रिजल्ट्स को अपनी नेक्स्ट लर्निंग के अंदर वो एवेलुएट करता रहता है। और एक टेस्ला की या ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, एक ही मॉडल है जो सारी गाड़ियों पे चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यूएसए में एक गाड़ी जो है वो एक नई चीज एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, या लेट से पाकिस्तान में एक बंदा टेस्ला की गाड़ी चलाता है और जो पाकिस्तान में जिस तरह के खड्डे हैं, सो वो गाड़ी जब पाकिस्तान में उस खड्डों पे गुजरी है तो यूएसए में क्योंकि उस तरह के खड्डे नहीं है, लेकिन वो गाड़ी वहां पे भी ट्रेंड होगी, ठीक है। हाँ सो ये और यूएस का जो एक्सपीरियंस उसको रोड पे मिलता है कि वैसे तो इनको पाकिस्तान में करनी चाहिए, वैसे पाकिस्तान में करनी चाहिए, क्योंकि इधर तो लाहौर में अगर या कहीं भी बाइक्स ऐसे आते हैं जाते हैं, मतलब तो कैट आइज पे, हाँ बाहर तो कैट आइज का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्पीड ब्रेकर्स ही हैं सही वाले, इधर तो कैट आइज मतलब। तो ये चीज है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और अगेन इसके फिर यूज केसेस भी, हाँ इस भाई ने पूछा था। अब इसमें यह है ना कि अब मैं बताऊं कि जो मैं अटेंडेंस सिस्टम की बात कर रहा था, तो वहां पे ये था कि एक बंदे को चिकन पॉक्स निकल आए थे, और वो जब एमटीबीसी आया तो एमटीबीसी के अटेंडेंस सिस्टम ने उसके आगे दरवाजा नहीं खोला, ठीक है, बिकॉज उसको था कि ये फेस चेंज हो जाता है ना आपका। सो जब एक इमेज प्रोसेसिंग या जो सीएनएन काम करता है न्यूरल नेटवर्क पर, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पॉइंट्स निकाल लेता है कि आपकी आंख के अंदर और ये बाहर नाक का डिफरेंसेस और ये डिफरेंट, वो पूरी आपकी इमेज को इनटू सेक्शंस पैनल्स चेंज तोड़ तोड़ के फिर वो देख रहा होता है। सो उसको हर पैनल पे चिकन पॉक्स नजर आए, सो उसने उसको क्लासिफाई नहीं किया, ठीक है। और यही चीज अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे होती, ठीक है, कि बाद में ऑब्वियसली वो फिर उसके अंदर ये इनपुट जब जाती कि अच्छा भाई चिकन पॉक्स की भी कोई चीज होती है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी को वो होता, सो वो उसको पता होता कि अच्छा चिकन पॉक्स वाला फिल्टर भी लग सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अगेन रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले जितने भी सिनेरियो यूज केसेस हैं वो आपकी जब लाइव उसके अंदर अफेक्ट करता है।
जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी या फिर और इस तरह की कार्स के अलावा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या यूज केस बता। एक बंदा था, रिसर्चर था वो कैलिफोर्निया में, क्लाइंट था मेरा। वो कह रहा था कि यार मैं पैटर्न्स मैंने जो चैनल निकाले हैं इंसेक्ट्स के, एक जगह पे मैंने इंसेक्ट्स को रखा है बॉक्स के अंदर, और इंसेक्ट्स उनके के ऊपर पैटर्न। मैंने उनके पैटर्न निकाले हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लगानी है एवोल्यूशन मॉडल लगाने हैं, और उसके बाद फिर हमने रीइंफोर्समेंट लगानी है इसके ऊपर। ठीक है। तो फिर हमने किया ये था कि हमने उसके ऊपर सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क लगाए, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क में डीक्यूएन के मॉडल्स थे वो लगाए, प्री डीक्यूएन्स लगाए, हाँ। और उसके बाद फिर हमने उनको उसी पैटर्न के ऊपर एक इंटेलिजेंट इंसेक्ट फाइंड किया। तो वो क्या था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जैसे मॉडल्स हमने लगाए थे ना, वो कर रहे थे कुछ चीजों मतलब अंदर रिवॉर्ड्स हमने डाल दिए, लाइक इंसेक्ट्स मूव कर रहे थे, वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे थे, वो अटैक भी कर रहे थे एक दूसरे पे, ये सारे हमने रूल्स अंदर लगाए। उसके बाद रूल्स डिफाइनिंग में ये था कि हमने एक इंटेलिजेंट इंसेक्ट निकालना है जो उनका तो तमाम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स थे उनसे, जो हर रिवॉर्ड्स को पिक करे, बस पनिशमेंट पे ना जाए। ठीक है, जब हमने ये वाले पूरे मॉडल लगाया उसके ऊपर, तो ये मॉडल हमने चोरी किया था गेम ऑफ कॉन्वॉय से। ठीक है, उसके अंदर ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड का था फंक्शन, तो ये वाला हमने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद एक इंसेक्ट निकला, बल्कि 3 इंसेक्ट निकले, फिर उसको नॉर्मलाइज कराया सारे को दोबारा, और उसके बाद फिर एक इंटेलिजेंट इंसेक्ट निकाला है जो किसी भी हर्डल को मतलब सारी हर्डल को क्रॉस कर जाता था, और एंड में वो अपनी बिल में चला जाता था। वो एक इंटेलिजेंट इंसेक्ट था, उसने फिर उसको जो सा ना आप कह सकते हैं कि बनाया, सारा ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर वो फिर सारी मदरबोर्ड लगा, उसने फिर उसको ट्राई किया, वो चला उसके पास। बट ये इसका लर्निंग पर्पस के लिए था ना, उसका वैसे ही कोई प्रोजेक्ट वगैरह होगा। सो लाइव सिनेरियो में तो इंसेक्ट वो डिप्लॉय भी नहीं कर सकता। सो उसका भी लाइव वही बात है, केसेस उस तरह नहीं है अभी इतने, मतलब अगर सेल्फ ड्राइविंग कार ही अभी इतनी वो नहीं हुई कि एक्सेप्टेबल। हालांकि वैसे बाहर यूएस में तो हो रही है, लोग हाईवेज वगैरह पे तो चलती है, और उसका सेल्फ ड्राइविंग मोड ऑन करके काफी मैंने देखे हैं लोग। आपने हाथ रखने हैं उसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ फिर थोड़ा बहुत तो फिर भी हाँ, लेकिन उसमें ये ना कि अब जिस तरह मैं हुआवे में था, तो सऊदीया में एक सिटी बन रही है नियोम। ठीक है, सो नियोम के मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और आई केम टू नो कि नियोम का जो वो रोड्स और वो बिल्कुल पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बना रहे हैं कि वहाँ पे कंपैटिबल होगी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। क्यों? क्योंकि वो पूरा मैप और ईच एंड एवरी वहाँ पे, मतलब फिर कोई दूसरी कार चलेगी ही नहीं ना। तो जब दूसरी कार कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, तो कंप्यूटर आपस में तो पूरे कनेक्टेड होता है, तो उनको पता होगा कि अच्छा यहाँ से फलाना जा रहा है, फलाना सीरियल नंबर दिस वाली गाड़ी जा रही है। सो वो कोलिजन और वो सारी चीजें फिर मैप हो सकती हैं। तो ये चीज है। सो ठीक है गाइस, क्लास इधर ही एंड करते हैं, बट इस नोटबुक पे थोड़ा टाइम लगाएं, आधा पौना घंटा। इसको अपने रिजल्ट्स को ट्यून वगैरह करें, ऑप्टिमाइज करें। यासिर आपको क्वेश्चन है? जी सर। जी जी सर क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट 1 जो लिग्नेशन वाला है, अगर वो नहीं किया तो इस वीक सबमिट करवा सकते हैं कि नहीं? यार करवा दें आप, लेकिन उसमें यह है कि उसकी डिडक्शन होगी। सुने, लेकिन सबमिट तो हो जाएगा ना? यार हाँ सबमिट तो हो, मतलब उस पे ऑप्शन सबमिशन की ऑन है नहीं है, लेट सबमिशन एलएमएस पे आप सबमिट कर दें उस पे। तो उसमें फिर यह है कि वो अफसा के पास है ना कि आप लेट करवा रहे हो, सो उसकी मार्किंग जो है ना वो फिर कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ना कर करवाने लिए तो करवा दो ना। हाँ ना करवाने से तो बेहतर है ना करके करवा ना, दो। हाँ जाहिर सी बात है, वो 50% जीरो से तो बेहतर है। ठीक है। ठीक है, नहीं सर, आप कह रहे थे कि फाइनल, असल में तो फाइनल का ही रिजल्ट होता है, जब फाइनल में जो आप करते हैं वो उसी से ज्यादा कंपेयर मसला होता है इसको क्राइटेरिया कि ये भी हाँ काउंट होता लेकिन है। फाइनल में एलिजिबिलिटी ये होती है कि प्रोजेक्ट सारे सबमिटेड हो। ठीक है। हाँ बेशक लेट हो लेकिन सबमिटेड हो। अगर कोई भी सबमिशन रहती है तो वो फाइनल में नहीं बैठ सकते, तो वेटेज तो बाद में बात है। ठीक है। ठीक है।
चले ठीक हो गया गाइस, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछते हैं, then फिर हम ऑफ करते हैं। सर ये लाइन स्पेस वाले जो हमने लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं np.line थोड़ा space change कर देते हैं। इसमें हमने लाइन स्पेस आउटपुट डेटा पे है